तो हेलो जी, दिस इज़ द न्यू एपिसोड ऑफ गेस्ट इन द रेंटेड रूम। और ये आज का एपिसोड हम बाहर शूट कर रहे हैं मेरे दो दोस्तों के साथ। अभी मैं फ़िलहाल हूँ रसपन्ना पुल भटजी की दुकान पे। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ और अभी हम निकलेंगे कहीं, देखते हैं कहीं बैठ के शूट करने का, तो सीधा वही मिलता है। चेक 1 2 3 हेलो हेलो, हेलो एम आई ऑडिबल? यस यस तो गेस्ट इन द रेंटेड रूम के नए एपिसोड में आज हम बाहर आ रखे हैं। मेरे साथ आज दो लोग हैं। एक जो पहले से जिन्हें मैं जानता था, उनका नाम मनीष है, जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ धारचूला से, वो वहीं के हैं। और जो मेरा रूममेट था, मेरा दोस्त था, उसके वो रिश्ते में चचा लगता है, तो हमारी भी वो चाचा ही हुए। हमारे बीच में एज गैप इतना ज़्यादा नहीं है, तो एक फ्रेंडली वाइब है दोस्तों वाली। और आशना मेरे कॉलेज की सीनियर थी, जो बाद में दूसरे कॉलेज MBA करने के लिए गई और वहाँ मनीष की बैचमेट हो गई कोइंसिडेंटली। हाँ, तो कोइंसिडेंटली हम लोगों ने बात भी कर ली। तो हम तीनों एक साथ ऐसे मिल गए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशना। मैं ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हूँ एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैं यस मनीष की बैचमेट और प्रशांत की नोन फ्रेंड हूँ अभी के लिए। हाँ, मेरा तो कोई ऐसा ही खास ऐसे इंट्रोडक्शन देने का मन नहीं है, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू तो चल नहीं रहा है। मैं इसे थोड़ा सा फ्रेंडली वे में लेके जाना चाहता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा कनेक्ट करो। मेरी 12th क्या कहते हैं धारचूला मल्लिकार्जुन से हुई। उसके बाद मेरा कॉलेज करने का काफ़ी मन था, बट मेरा थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई से ध्यान हट चुका था, तो मैंने ओपन डाला तुम्हारा उत्तराखंड। तो ध्यान अभी भी नहीं है, अभी भी हटा ही है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। उसके बाद वो जो मेरा ड्रीम रह गया था कि मुझे कॉलेज लाइफ जीनी है, उसे जीने के लिए मैंने फिर अब मास्टर्स कर रहा हूँ मैं अब। वैसे मास्टर्स में दोनों MBA कर रहे हैं एक ही कॉलेज से, तो बढ़िया लग रहा है। MBA कैसा हो रहा है? देखो, मास्टर्स ऐसा है कि क्या कहते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉलेज में कर रखी है, तो उनके लिए तो सेम वही कल्चर है जो उन्होंने ग्रेजुएशन में देखा है। मैं यहाँ इंटरप्ट करूँगी मनीष को। सेम कल्चर नहीं होता गाइस, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एज वेल। जिस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। आई मीन यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक लोगों से लेके फैकल्टी से लेके इवन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो कभी कभी सामने आ जाती थी। बट ये जहाँ से हम कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड थोड़े कंजर्वेटिव लोग मिलते हैं टेक्निकली, और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर फील नहीं हुआ। बट येस, ये भी एक काइंड ऑफ लाइक मेरे लिए एक लर्निंग है कि ऐसी जगह से अडेप्ट करना लोगों से जहाँ इतना खुल नहीं रहे लोग, तो तुम्हें जज करना पड़ता है कि कौन किसकी पर्सनालिटी कैसे है। वो एकदम बाहर आती नहीं है इजीली कंपैरेटिवली। हाँ, ये कह सकते हो आप। क्या कहते हैं, आपने बहुत ग्रेजुएशन में एक्सपोजर ले ही लिया होगा, बट मैं पर्सी के सवाल से थोड़ा सा भटक गया हूँ बीच में आसना के इंटरप्ट करने से। पर्सी क्या पूछना चाहता है? मैंने अभी कुछ पूछा नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि मतलब मैं ये पूछने वाला था कि यार, एक कॉलेज से तुमने अभी ग्रेजुएशन किया, ठीक है, तुम फिर दूसरे कॉलेज में आए। अब दोनों कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, जैसे आशना ने बताया कि बहुत एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई से लेके एकेडमिक्स से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका डिफरेंस ऑब्वियस सी बात रहता है। तो यही सवाल था कि आपका बोलूँ तो मुझे जैसे पहले से पता है कि आपने ऑनलाइन किया था शायद, या ऑनलाइन Open ग्रेजुएशन university. ओपन यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो ओपन यूनिवर्सिटी वही होगा, एग्ज़ाम देने जाओ बस। हाँ, और ये फिर सेम हो जाएगा तुम्हारा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कॉलेज वाला जो पॉडकास्ट बना रखा है। नहीं, ये वैसे बता दूं कि अभी तक वैसे जितने भी मेजॉरिटी में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कोई ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं था, या पहले से कोई सोचा समझा टॉपिक नहीं था। एक दो टॉपिक थे जिसके बारे में मैं सोचता था कि मैं इन चीज़ों पे बनाऊंगा, लेकिन उसके अलावा बस हम रैंडम बातें करते हैं। बहुत बार ऐसी कुछ काम की चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो कैंडिड कॉन्वर्जेशन रह जाती है। तो आज भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है हमारे पास, या कोई टॉपिक नहीं है। हम बस मिले हैं, हम बातें कर रहे हैं, देखते हैं कुछ उसमें से निकल जाए अगर काम का। काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, तो काफ़ी सारी बातें रह गई थी। वैसे तो हमने कर ली थी आते हुए, बट अब ऑन कैमरा में भी हमें काफ़ी कुछ आते हुए थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग हो गई थी। तो वही कहेंगे, थोड़ा पॉडकास्ट हमारा रास्ते में ही सूट हो गया था। बाय द वे, MBA में कैसा रहता है यार, ग्रेजुएशन और जो तुम MBA कर रहे हो वैसे क्लासेस में, या जो एक्सपोजर की बात कर रहे थे तुम, क्लास में मज़ा आता है? मतलब पढ़ाई कैसी लगती है MBA की? मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, मतलब ज़्यादा मुझे लगता है आपसे अच्छा एक्सपीरियंस किया मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स, तो कॉलेज लाइफ आई एम नॉट पुटिंग हिम डाउन इन दैट सेंस, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ तो ग्रेजुएशन में आप फ्री माइंडेड होते हो कि जस्ट अभी स्कूल से निकलो एंड वी आर ग्रेजुएटिंग, देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अर्ली
अर्ली 20s होता है, इतना स्ट्रेस नहीं होता। मास्टर्स में आई हैव ड्रॉप्ड आई ड्रॉप्ड अ ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन, और उसके बाद मैंने मैट का एग्ज़ाम दिया, देन आई वाज देयर इन एमबीए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एमबीए में थोड़ा प्रेशर है, आपको जॉब चाहिए आफ्टर जस्ट लाइक पोस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तुम्हें एक जॉब चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अब आप मिड-20s के अराउंड आ चुके होते हो। और यहाँ पे गलती करना, या आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से अपना मेरी स्ट्रीम साइंस थी और मैं एकदम एमबीए में आ गई, तो इट वाज नॉट दैट टफ, बट येस मैंने चेंज करी है। और यहाँ से अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू बी क्विकली क्लियर अबाउट इट कि कहाँ कैसे करना है, बिकॉज इट्स माई फ्यूचर अगेन आ गया है सामने। तो यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएशन। और ऑब्वियसली जिस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था, सीरियसनेस तो वैसे ही नहीं है माहौल में। तो और मेरे को लगता है वैसे तो इन्होंने सारा कुछ ही ऐड ऑन कर दिया, बोल दिया है। मैं इसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई जॉब करना चाहता है तो वो बहुत अच्छा डिसीजन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो 3 साल पहले से उसमें डाल चुका है, अब वो 2 साल और नहीं डालना चाहता। बट अगर किसी को बहुत एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहना है तो मास्टर्स करता है। बट अभी जैसे मैं मास्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरा बहुत हाई टाइम है कि अब मुझे सेटल डाउन हो जाना चाहिए किसी जॉब में या किसी प्रोफेशन में। तो ये एक हाई टाइम रहता है। इस टाइम पे आपको क्या कहते हैं, पढ़ाई से हटके थोड़े से और भी क्या कहते हैं डिसीजन लेने पड़ते हैं रिलेटेड टू फ्यूचर, जो आपको क्या कहते हैं फ्यूचर में हेल्प करेंगे। यही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हम डील कर रहे हैं एक एमबीए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के फेज़ में। और आप बताओ, आपको क्या लगता है, आपने ग्रेजुएशन करी उसके बाद मास्टर्स नहीं करी, क्यों ऐसे क्या बीच पता में वो छोड़ करे दिया? भी अभी। हाँ मतलब You मैं never कर know. लूँगा वैसे You बाद never में know. आराम से। बाद में मतलब कि क्या कहते हैं बाद कुछ में अपना time- काम भी कर रहूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा। पढ़ाई करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में पढ़ तो तुम कभी भी सकते हो। बस अगर ग्रेजुएशन डिग्री वाली जो बात कर रहे हो वो सब फिर वो उसके लिए देखना पड़ेगा। इस बीच में मैंने जैसे अपने छोटे भाई लोगों के साथ भी पॉडकास्ट शूट करे थे, तो आजकल उनके दिमाग में भी बस यही बैठा हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी बोलो, कि उन्हें लगता है कि डिग्री इतनी मैटर नहीं करती, स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक फॉर्मल एजुकेशन लेना उस पर इतना ध्यान नहीं है किसी का भी कि वो ग्रेजुएशन करे या पोस्ट ग्रेजुएशन करे। उनका ऐसा है कि जैसे मैंने अभी पिछला सागर का पॉडकास्ट लिया था, तो उसने कॉलेज रेगुलर कॉलेज को चेंज करके ऑनलाइन कॉलेज डाल दिया था। अब उसके कुछ अपने पर्सनल रीज़न थे, वो अलग बात है। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा वैसे फॉर्मल जो चली आ रही है हमारे डिग्री वाला जो सीन है, वैसे करनी चाहिए अपनी फॉर्मल पूरी एजुकेशन पूरी? वैसे तो करनी चाहिए, अब डिपेंड भी करता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन या किस फील्ड में वैसे जाना चाहते हो आप। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि क्या कहते हैं आपको एटलीस्ट ना जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फेज़ चलता है ना हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का फेज़, ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों से डील करने में हेल्प करता है। आपको काफ़ी सारे रिजेक्शंस हैंडल करने पड़ते हैं लाइफ में। क्या कहते हैं आपके नए गोल्स बनते हैं, चेंज होते हैं, आप किसी चीज़ को ट्राई करते हो, उसमें फ़ेल होते हो, रिजेक्शन फ़ेल करते हो। तो मुझे लगता है कि ये फेज़ पढ़ाई से बहुत आगे की चीज़ है। ये सिर्फ पढ़ाई पे नहीं है, इसमें आप बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी सीखते हो जो आपके बाद में आपके लाइफ में हेल्प करेंगे। और मेरा तो यही स्टे है कि एटलीस्ट आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि क्या कहते हैं आप थोड़ा सा एंजॉय वाले फेज़ में भी चले जाते हो पढ़ाई के साथ साथ। आप अपनी स्किल्स पे भी वर्क करो और एजुकेशन भी कंप्लीट करो और काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो। देखो, लाइफ एक ही है, सभी लोग कहते हैं। अब इसे आप कैसे जीना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बाय द वे, आपने क्यों करी थी फिर ओपन से ग्रेजुएशन? अगर इतना ही पढ़ाई का शौक था तो हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या कहते हैं मेरा पढ़ाई का बहुत शौक था। फिर जब मैं डिसअपॉइंट हो गया था अपने 12th के रिज़ल्ट से, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ चुका था और कोविड के वजह से वो लोग 10th और 11th के मार्क्स के बेसिस पे आपको 12th में आपका ग्रेड स्कोर कार्ड बन रहा था। और मेरे 10th में उतने अच्छे थे नहीं, 11th में मेरे काफ़ी अच्छे थे, उसके बेसिस पे मेरा स्कोर कार्ड बना। तो मुझे ये लगा कि क्या कहते हैं पढ़ाई तो ठीक है, मैं था इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा, मेरा कॉमर्स फील्ड में था इंटरेस्ट, मैं उसमें गया भी। और फिर उस टाइम पे कोविड पीरियड ही चल रहा था और उस टाइम पे न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था आपका ये यूजी के लिए ना, आपको CUT देना पड़ रहा था। तो फिर मैं घर पे ही रह गया और फिर मैं कंफर्ट जोन में चला गया था घर पे जाके। तो फिर उस टाइम पे ये कह लो कि मैंने क्या कहते हैं इतना अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए बहुत रैशनली डिसीजन ले लिया कि मैं ओपन कर लेता हूँ।
और मैं ओपन चला गया। फिर वो जो बचपन से वाली मूवीज़ से ड्रीम लाइफ थी कि यार चलो कॉलेज करना है, कॉलेज भी देखना है कैसे होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे आस पड़ोस में या फिर मेरे नोन में कॉलेज कर रहे थे। थैंक यू। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना कि मैं चलो एमबीए कर लेता हूँ, और मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ। अब लेट्स सी कहाँ जाती है लाइफ आगे। अच्छा, तो ये था मोटा मोटा एमबीए करने का डिसीजन। देखो मोटा मोटा तो इतना ही कन्फ्रंट कर सकते हैं अभी क्योंकि ऑन द कैमरा भी हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो मेरे डिसीजंस को चेंज कर रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या जाता है, कहाँ जाता है लाइफ, कहाँ लेके जाती है। तो मतलब वैसे नॉर्मली हर बंदा ग्रेजुएशन 12th के बाद कॉलेज एक्सपीरियंस कर लेता है, लेकिन आप सीधा आए और पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉलेज देखा। ये थोड़ा मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस। ये कैसा फील था, मतलब ऐसा? देखो फील तो अच्छा था, और कहें तो क्या कहते हैं, पहले से बचपन से थोड़ा सा ये वाली माइंड सेट है कि कुछ अलग करना है, और ये करके ऐसा लगा भी कि कुछ अलग कर रहा हूँ। बट एट द एंड सेम ही फील हो रहा है जैसा ग्रेजुएशन में होगा, बट थोड़ा सा क्या मैच्योरिटी साइड में आ चुके हैं अब कि वो इतनी मस्ती मजाक जैसा होता था जो ग्रेजुएशन वाली हरकतें ख़त्म हो चुकी थी। जैसे हम 12th पे आए थे, जो फ्रेंड सर्कल कहते हैं ग्रेजुएशन में बड़ा सा रहता है। मेरा एमबीए में सिर्फ 2 लोगों का ही फ्रेंड सर्कल था, मैं और आशना का। जैसे हम ये अभी भी है गाइस। मैं डे 1 से क्या कहते हैं इसी के साथ बैठा हूँ, यहीं बैठा हूँ, और वो ठीक है, क्योंकि अब ना लास्ट में वही बात आ जाती है कि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे सर्कल को दे पाए। हमें सिर्फ एक इंसान चाहिए जो हमें बता देगा कि कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या किस रिलेटेड पढ़ाई करनी है। पॉइंट है कि मुझे नहीं लगता कि मैं हमारे पास अभी इस टाइम लाइफ के इस मोड़ में इतना टाइम है कि हम इतना अपनी एनर्जी किसी को दें। और मुझे लगता है अगर हमारे फ्रेंड्स बने हैं तो वो टाइम चले गया है। अगर आ रहे हैं तो हम इतने एफर्ट्स खुद से नहीं डाल रहे हैं। लाइक इट हैपन्स विद अस ऑल्सो। हम इतने एफर्ट्स खुद से एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे जैसे हम पहले डालते थे। एंड फ्लो में यस हम दोनों कनेक्ट हुए। और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं एक ऐसे ग्रुप में रहूं जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं या अपने इंट्रूसिव थॉट्स अपने तक नहीं रखते, कुछ एकदम बोल ही देते हैं। तो आई एम वेरी पर्सनल अबाउट इट कि कौन क्या मेरे सामने कह रहा है या मैं किसको कितना बता रही हूँ। तो आई फील दैट वाइब विद हिम, और वहीं पे ये क्लिक हो गया कि यस ये इधर से उधर तो ऑब्वियसली बातें नहीं होगी। या और मतलब मेरा जो वो ऑरा है बिल्कुल ही कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने तक रहती हूँ, वो मेरा प्रिजर्व्ड रहेगा। ऐसे एनर्जी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो अगर मैं ग्रेजुएशन से कंपेयर करूँ तो ग्रेजुएशन में मैं बहुत ही अलग थी। आई वॉज वेरी लाइक एक्सट्रोवर्ट। हर जगह जाके आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन एवरी सिचुएशन। यहाँ पे आके मैं बहुत शांत हूँ कि नहीं अब इतना नहीं करना है, आएगा तो आएगा, नहीं तो इट्स ओके। मैं तो थोड़ा सा क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में भी शामिल हो चुका हूँ लग रहा है। तो क्या कहता है, मैं ना जैसे ही बाहर आता हूँ तो थोड़ा सा मैं रूम की वाइब से बाहर आ जाता हूँ, और मेरे थोड़े जो थॉट्स हैं वो थोड़े बियॉन्ड सोचने लग जाते हैं। लाइक कि क्या कहते हैं, ये जो भी हम चीज़ कर रहे हैं ये कहाँ लेके जा रही है, और हम ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट फन के लिए कर रहे हैं या फिर कोई इसका आउटकम निकलेगा या नहीं निकलेगा। अभी देखो जैसे मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मेरे बगल में आशना है, ये अभी हम गुड टॉकिंग टर्म्स में हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, इस पे कोई इशू नहीं है। बट यही चीज़ मैं कल या परसों या 1-1.5 साल बाद देखूँगा, अगर हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या बीच में कोई ग्रजेस आ गए या कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर ये चीज़ मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगेगी, या फिर मेरे को ये एक प्रॉब्लम देगी इसमें में कि यार वो डिसीज़न सही था या नहीं था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी सारे डिसीजंस क्या कहते हैं एड्रेनलिन रश में ले लेते हैं और फिर बाद में उसको लेके रिग्रेट करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या कहते हैं, अगर आप कोई भी एड्रेनलिन रश में कोई भी फ़ैसला ले रहे हो, एटलीस्ट क्या कहते हैं थोड़ी सी उसमें थिंकिंग करो, थोड़ा सा सोचो कि ये क्या मेरे को बाद में प्रॉब्लम देगा, और देगा तो मैं इससे कैसे डील करूँगा। मेरा थोड़ा क्या कहते हैं, मैं कॉन्वर्सेशन को इसलिए ही कहीं और लेके जाना चाहता था क्योंकि मेरे को कॉलेज के ऊपर ज़्यादा बात करनी नहीं थी एक्चुअली। मैं क्योंकि दिन भर कॉलेज चल रहा है, कॉलेज मंडे टू फ्राइडे कॉलेज चल रहा है, तो
तुमने कॉलेज छेड़ तो दिया इंट्रोडक्शन के लेके, या फिर कॉलेज हम कर रहे हैं तो हमें बात तो करनी ही पड़ेगी एट द एंड कॉलेज के ऊपर, बट मेरे को कॉलेज के ऊपर ज़्यादा बात करनी नहीं थी। घर आके डेजर्टेशन बनाना, असाइनमेंट बनाना, फिर यहाँ के बात भी करना है, बहुत वैसा हो रहा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि हम फिर से वही सब चीज़ें फिर से। हाँ, ऐसा लग रहा है हम खुद से नहीं बोल रहे, तुम चाहते हो कि हम ये इस बारे पे बात करें, हम तब बोल रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, चिल रहा हूँ। हाँ, मैं बढ़िया बात करो आराम से, सब निकल जाएगा। और बताइए आप। इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है ऐसा। नहीं जैसे मैंने तो अभी जैसे आशना ने बताया, तो मुझे भी ये वाला फील होता है कि ग्रेजुएशन तक अगर आपकी दोस्ती है, ठीक है, किसी से, तो लड़ने मिटने जान दे देने वाली दोस्ती है, ठीक है। लेकिन जैसे थोड़ी सी एज बढ़ती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप आते हो, तो तब आपको फर्क करना समझ जाते हो कि कौन दोस्त किस तरीके का है और किससे दोस्ती कितनी है, कौन सिर्फ कॉलेज वाले दोस्त है, कौन ऐसे दोस्त है जो हर टाइम साथ होता है। दोस्ती एक तरीके से दोस्ती और कलीग में डिफरेंस करना सीख जाते हो आप लोग। हाँ, ये एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस सिखा देते हैं ये हमें। हमारी गट फीलिंग स्ट्रांग आपके कैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस है? मेरे तो बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। आपने तो ग्रेजुएशन में देखा ही नहीं ऐसा कुछ। ग्रेजुएशन में मुझे लगता है कि क्या कहते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस के लिए आई डोंट थिंक यू शुड नीड अ ग्रेजुएशन। आपको एक हाँ, ये तो मनीष जैसा इंसान चाहिए। क्या कहते हैं ग्रेजुएशन, देखो आप कह रहे हो कि आपने ग्रेजुएशन नहीं करा, बट मुझे लगता है कि जो आपने ग्रेजुएशन में करा है वो मैंने नहीं करा हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो क्लास में बैठ के मैम की बातें सुनना, दोस्तों की प्रॉक्सी लगाना, और क्या कहते हैं साथ में मास बंक करना, ये सारी चीज़ें स्कूल में उतनी पॉसिबल नहीं है, बट मतलब एक लेवल पे वो करी गई है। नहीं, वही चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि आप वो चीज़ उसी के थ्रू एक्सपीरियंस करो। हाँ, ये आप कह सकते हैं। मुझे लगता है एक फेज आता है, वो या तो कॉलेज से सीख रहे हैं या अपने घर से या मोहल्ले से सोसाइटी सिखा रही है, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। इवन मेरे को ऐसा लगता है मैं MBA में आके अपने थॉट्स को कैसे कितना कामली मैं, ऐसा बहुत टाइम होता है कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, एंड अब मुझे समझ आ गया कि वेयर शुड आई ड्रॉ द लाइन, कि मेरा जो अंदर की पीस है वो ख़राब ना हो। तो मुझे लगता है ये मैं बहुत लेट आके सीखी हूँ अपनी लाइफ में, आफ्टर माई mid-20s, बट इट्स ओके गाइज, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड फ्रॉम वेयर यू आर पिकिंग इट अप, एंड आई थिंक आई एम डूइंग इट बेटर नाउ। बाय द वे, आशना को पॉडकास्ट में लाने का मेन मोटो मेरा यही था कि हमारे बहुत से टाइम पे जो हमारा एक तरीके से सोचने का तरीका होता है, अगर मैं अपने और अपने एज के साथ वालों से बात कर रहा हूँ एक तरीके से, तो बहुत कॉमन ग्राउंड पे हम लोग बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं। एक अलग पर्सपेक्टिव अगर चाहिए होता है, हमेशा मेल का ही ज़रूरी नहीं है, कोई फीमेल का भी हो, तो वो काफ़ी हेल्प करता है एक तरीके से नई सोच या नई पर्सपेक्टिव डेवलप करने में। एक लड़की ना मतलब सिखा देती है थोड़ा बहुत कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या चीज़ें होती है। जैसे जिसकी बहन नहीं है, जैसे मैं और मेरा भाई, हम दो हैं, तो मेरी तो कोई सिस्टर है नहीं, मुझे इतना ज़्यादा ऐसे नहीं ट्रीट कराया गया है कि क्या कहते हैं लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्यों कैसे आपको क्या कहते हैं सेफली लेके चलनी है कि उनको हर्ट ना हो करके। ये चीज़ें मैंने इतनी सारी क्या कहते हैं घर से नहीं सीखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या कहते हैं मैंने जो भी ये चीज़ें सीखी हैं कि लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जो भी इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह हो गए, ये मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता था। ये सब मेरी जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ें सिखा रखी है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको बिहेव करना है एक प्रॉपर वे में जब आप लड़की के साथ रहते हो, कि क्या बातें होती है, वो कितने सॉफ्ट हार्टेड है, कितने नाइव है, कितने इनोसेंट से है। तो मेरे को लगता है कि क्या कहते हैं एक लड़की की आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी घर पे लड़की है तो और किसी घर पे अगर लड़की नहीं है, उन दोनों घर को अगर कंपेयर करो तो सोचने में और सोच समझ में डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। इवन कामनेस में भी देखो तो जो जहाँ लड़कियां नहीं है, मेरे को लगता है उनको इतने इजीली समझ नहीं आता है कि कैसे एक ऐसी फैमिली से बात करनी चाहिए जिनके घर में लड़की है, कंपेयर टू
लाइक अभी अगर जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस देखूं तो मैं फ्रॉम वेरी सेंस ऑफ माय लाइक अर्ली हाई स्कूल मैंने हमेशा ही ऐसे ग्रुप में रही हूँ जिसमें लड़के भी इन्वॉल्व हैं। एंड शुरू में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी लड़कों के साथ बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट, लाइक वो ब्रोज वाला चलता है उनका कि जैसे मैं अपने और मेल फ्रेंड्स को ट्रीट कर रहा हूँ तो वैसे ही फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। बट वहाँ पे मेरे को शुरू में उनके साथ जेल करने में टाइम लगता था। आई हैव टू टीच देम, लाइक लिटरली टीच देम कि नहीं आप ऐसे और भाई ऐसे करके आ गए तो आप नहीं कर सकते ऐसा, सॉरी मनीष तो आप नहीं कर सकते ऐसा। एवरीवन हैज़ देयर बाउंड्रीज, स्पेशली गर्ल्स है तो उनकी आप बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। तो हाँ मेरे को लगता है कि whoever आर लाइक जिन्होंने बचपन से लड़कियों के साथ रहे हैं बड़े हुए हैं उन्हें एक पता है कि किसकी कितनी बाउंड्रीज है, कहाँ कैसे बात करनी है। तो हाँ ऐसा होता है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि क्या कहते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अपनी सोच के अकॉर्डिंग से ही नहीं चल सकते हमेशा। अगर आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप अपनी सोच में हमेशा सही रहोगे, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप को गलत समझता है। इवन जब गलती भी होती है तो हम उसके इतने सारे सिनेरियोज बना के चलते हैं कि हम उसमें से बेस्ट सिनेरियोज पिक करते हैं जो हमें दिखाता है कि हम सही है, और वो हम किसी और के सामने कन्फ्रंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव, जैसे इस पॉडकास्ट को लेके भी मेरा अलग पर्सपेक्टिव था कि सिर्फ मेल ऑडियंस या फिर एक मेल गेस्ट के अलावा एक फीमेल गेस्ट भी होनी चाहिए जो अपने व्यूज़ दे कि वो लड़कों के बारे में क्या सोचते हैं। इसी चीज़ से मुझे ये चीज़ कनेक्ट करनी थी और ये चीज़ जाननी थी कि लड़कियां क्या सोचती है मेल हाइजीन के बारे में। मुझे ये तो लड़कियां ही बता पाएंगी लगता है। मतलब उन्हें कितना लगता है कि लड़कियों के कंपैरिजन में कितना हाइजीन मेंटेन करता है। फ्रॉम माई स्कूल टू अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, मैन और बॉयज अराउंड मी, फ्रेंड्स हो गए, कजन्स हो गए, माई ब्रदर, पापा लोग, इन सबको मैं कंपेयर करूँ तो येस हाइजीन का इशू मुझे लगा कंपेयर टू गर्ल्स। बिकॉज लड़के मेरे को लगता है जब तक सिंगल रहते हैं दे डोंट थिंक अबाउट लाइक प्रॉपर अपना हाइजीनिक रूटीन उनका नहीं रहता। अगर बंदी आ गई तो ही स्किन केयर। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर शावर लेना, ग्रूम करना अपने को टाइम टू टाइम। I thought you were talking about basic skin care for a man. Skin care is a different topic, Manish. We are not talking about skin care, right, Prashant? We are talking about hygiene. हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं पैदल चल रही हूँ मुझे एक सेंस ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है किसी से, बहुत बार हुआ है ऐसा कि मैं भीड़ में गई हूँ क्राउड में, और ये ज़्यादातर मेन से बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा फील हुआ है कि पसीने की स्मेल। इवन अगर मैं बोलूँ क्लास में हो गया, कहीं भी मैं बैठ रही हूँ या चल रही हूँ तो ऐसा हुआ है। अगर मैं कंपेयर करूँ गर्ल्स को, आई डोंट थिंक कि इतना मेरे को इशू लड़कियों से भी हुआ है। आई थिंक सो कि दे आर नॉट इनटू दैट मच हाइजीन जब तक एक लड़की इंट्रोड्यूस नहीं हुई है उनकी लाइफ में। वो अच्छे से चलना उठना बैठना सिखाती है एक तरीके से का। वो एक लड़के अंदर से खुद भी सीख लेते हैं कि यार ये मेरे साथ रहेगी नहीं अगर मेरे से ऐसे स्मेल आएगी तो। आई वोंट सिट इन फ्रंट ऑफ एनीवन जिससे इतनी स्मेल, या जो नहीं नहा रहा है एक दिन, चलो आप नहीं नहाते हो, आपका इतना हेक्टिक डे होता है, आपको कभी टाइम नहीं मिलता, बट एटलीस्ट आप कुछ बॉडी ओडर को कंट्रोल करने के लिए यू कैन यूज़ फ्यू प्रोडक्ट्स जो आते हैं रीजनेबल रेट में। इतना बड़ा कोई बात नहीं है उसमें। ये तो मुझे भी सच में स्ट्रेंज लगा कि क्या कहते हैं लड़के नहीं नहा रहे हैं। ये तो मैं अभी आशना से ही सुन रहा हूँ कि काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जो नहीं नहा रहे और उनके वहाँ से इतनी स्मेल आ रही है। पर्सनली मैं तो बहुत हाइजीनिक। मैंने वो 2 लड़के बहुत साफ सुथरे देखे, लेकिन एक मनीष पैंतुला, दूसरा प्रशांत सिंह नामी। पर्सनली ये तो सच में सच है। मैंने इनसे तो ये चीज़ सीखी है कि ग्रूमिंग और अपने आप को मेंटेन रखना, नॉट फिजिकली, हाँ बॉडी से रिलेटेड नहीं है ये। मेरे को एक याद है बात, मैं एक एग्जाम देने गई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, एंड आई वाज सिटिंग इन लाइक बिसाइड समवन, और उससे इतनी स्मेल आ रही थी कि मेरे को ऐसे करके करना पड़ा अपना एग्जाम, लाइक लिटरली, और मुझे हेडेक हो जाता है। मैं मेरा जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो बहुत वैसा है, हाई तेज है। हाँ, मेरा तो कमजोर हो गया। मेरे को कोविड हुआ था ना, तो कोविड में वही था, स्मेल चले गया था, टेस्ट चले गया था। टेस्ट तो जब कोविड ठीक हो गया तब वापस आ गया था। मेरी नाक प्रॉपर तब से परमानेंट डैमेज हो गई है। बट मुझे लगता है कंपेयर करूं अगर मैं आज से 10 साल पहले, तो बहुत इंप्रूवमेंट हुई है लड़कों में। जो रेशियो मैं देख रही हूँ, मेरी क्लास में भी अगर मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे ग्रूम्ड लड़के दिखते हैं। फ्यू आर देयर कि अभी सोच रहे हैं या उन्होंने वो एक्सपोजर नहीं देखा अपनी लाइफ में कि ग्रूम्ड भी होना है और हाइजीन भी मेंटेन करनी है। लाइक बेसिक थिंग है, तुम वॉशरूम से आ रहे हो, बहुत कम लोगों के पास हैंकी होता है जो हाथ ऐसे धुल के साफ, कोई ऐसे ऐसे कर लेते हैं।
तो वो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं, तो थोड़ा सा है। मेरे पे भी है, पीछे रख। तो मैं तो इनके कम्प्लीटली फेवर में हूँ कि बेसिक हाइजीन तो होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। एटलीस्ट मैं तो सच में इस बात से स्ट्रेंज हूँ कि काफ़ी सारे लड़के नहीं नहा रहे। मैं तो ऑल्टरनेट डेज भी नहीं, मैं तो डेली ही नहा रहा हूँ। तो ऑल्टरनेट डेज जैसे क्या कहते हैं, अभी विंटर्स चल रहे हैं तो मैं विंटर्स में भी डेली नहा रहा हूँ। आज थोड़ा सा मेरा क्या कहते हैं हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा वायरल हो गया, बट फिर भी मैं नहा के आ रखा हूँ। और पर्सी का क्या व्यू है, मेरा पर्सपेक्टिव तो मुझे पता है और मैंने आशना का भी सुन लिया। हाँ। मैं चाहता हूँ कि प्रशांत क्या सोचता है इस बारे में कि हाइजीन के ऊपर। पर्सनल हाइजीन के बारे में बोलूँ तो ये चीज़ मेरी माता जी ने मुझे काफ़ी अच्छे से सिखाई थी कि लोग अट्रैक्ट सिर्फ किसी एक चीज़ से नहीं होते, वो आपके किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो सकता है। उसी में एक आता है, अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन या अपना जो हाइजीन है उसे मेंटेन रखो। तो मैं अपना बोलूँ तो मेरे को जब मैं देहरादून आया था तो मुझे एक शौक था कि यार एक अपना मैं पर्सनल कमरा होगा, मैं उसे ऐसा सजाऊंगा या ऐसा डेकोरेट करूंगा, मैं अपने रूम की वाइब ऐसी रखूंगा करके। सजाए फिर तो हाँ, तो जब मैं सिंगल रहने लगा देहरादून आके, तो एक कॉन्स्टेंटली दिमाग में रहता था कि यार अब मैं अपने कमरे को ऐसा लुक दूंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसी वाइब सेट करूंगा करके। तो मैंने किया। तो मैक्सिमम टाइम जब भी कोई रैंडम या कोई नया बंदा मेरे रूम पे एंटर करता है तो वो पहली बार बड़ा शौक होता है, वो ये सोचता है कि यार हमने सोचा नहीं था कि लड़कों का कमरा भी साफ रहता है करके। ट्रू। एक मेरे को ये बात भी याद आई है, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैं अपने फ्रेंड्स के रूम पे भी जाती थी। आई बेट यू गाइज उसमें से चार में से 3 लोगों के रूम सही में बहुत बुरे होते थे। इवन देयर सोफाज, अगर मैं ऐसे टच करूँ ना तो वो अजीब सा फील होता था, स्टिकीनेस एंड ऑल, खाया पिया सब वहीं पे है। तो और अगर मैं लड़कियों के रूम में या पीजी में जाती थी तो वेरी क्लीन यार, बहुत अच्छा था। ये एक मेंटालिटी है कि लड़के हैं तो बस ऐसे ही रहता है करके। मेरे को ओसीडी तो नहीं कहूंगा, मुझे लेकिन लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि पर्सी ने मेरा रूम पहले देख लिया और उसके बाद से उसने साफ करना शुरू कर दिया रूम। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा सीन है कि यार मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि जिस तरीके की आपकी रूम की वाइब होगी या जहाँ आप रहते हो वहाँ की वाइब होगी, वो आपका मूड बहुत ज्यादा शिफ्ट करता है। यू टेक व्हाट यू इन विच प्लेस यू आर स्टेइंग, वो सब आपकी वाइब वैसे ही थॉट्स और ये अगर सब ना होता है। जैसे बाय द वे मान के चलो आपका एक रूम है, ठीक है, नॉर्मली आपने बेड यहाँ रख रखा है, टेबल यहाँ है, आपका किचन का सेटअप यहाँ है, जैसा भी सेटअप है, आप एक महीने में, हर महीने में अगर अपनी आप बेड की डायरेक्शन या बेड की प्लेसमेंट भी चेंज करोगे ना, एक नई फ्रेशनेस आती है रूम पे, पता है, वो ऐसा फील होता है कुछ नया सा है इस कमरे में। और मैं तो बचपन से क्या कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेरे को ना ओसीडी भी है, तो क्या कहते हैं मुझे प्रॉब्लम होती है। अब वो मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल ओसीडी है या फिर मुझे लोगों से प्रॉब्लम है जो मेरा सामान इधर से उधर रख देता है, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये तो बहुत मैटर करता है कि आपका रूम कैसे डेकोरेट कर रखा है आपने, कैसे सामान अपनी और वो ना इजी भी कर देता है आपका टास्क। अगर आप कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हो, वो अगर आपने सही जगह पे रखी होगी तो वो आपका टाइम सेव करेगी, और ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज़ जो मैं ये बोल रहा हूँ, जो अभी मुझे जैसे ही आपने कॉन्वर्सेशन ख़त्म करी इससे, तो इसमें एक बात आई कि आप कह रहे हो कि हर महीने रूम चेंज करने से एक नई फ्रेशनेस आती है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इंसान जल्दी बोर हो जाता है? नहीं, बोर नहीं, मैंने ये बहुत ज्यादा फील किया है। अगर मैं बहुत स्टैटिक जिंदगी चल रही है, मेरा स्टैटिक महीना चल रहा है कि मेरे को सुबह उठना है, ये करना है, शाम को वापस आना है, सो जाना है, बस यही चल रहा है। अगर हल्का सा क्रिएटिविटी या कुछ दिमाग में नया ख्याल आ रहा है, मैं अपने कमरे का सेटअप चेंज कर देता हूँ। मैंने टेबल यहाँ रखी है, मैं चेंज कर देता हूँ, बेड यहाँ रखा, मैं यहाँ कर देता हूँ। दूसरे दिन उठता हूँ तो जो मेरे रिफ्लेक्सेस है, जैसे मुझे पता है कि मैं सुबह उठूंगा, मैंने पानी का बॉटल यहाँ रखा है या मेरी टेबल यहाँ पे, मैं वहां उठ के कुछ ऑन कर लूंगा या ये मैं कर लूंगा करके। तो जब मैं सुबह आँख खोलता हूँ उस दिन नया फील होता है कि यार अच्छा आज उधर है, तो दिमाग एक्टिव हो जाता है एक तरीके से। मैं यही चीज ऐसे काम करता हूँ कि जैसे अब मैं क्या करता हूँ ऐसे पर्सनली बताऊँ तो, हाँ। मैं 3-4 दिन राइट हैंड से ब्रश करूंगा, ठीक है, उसके बाद कभी जब मेरे को ख्याल आएगा, नोटिस करूंगा कि अच्छा मैं इस हाथ से कर रहा हूँ, तो मैं हाथ चेंज कर देता हूँ। मैं फिर 1-2 दिन इस हाथ से करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरा दिमाग एक्टिव है करके अभी। बट ये बोलने का मेरा मतलब ये नहीं था, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा था कॉन्वर्सेशन को कि मैं हाइजीन ये इस पे बात नहीं कर रहा था कि आप शिफ्ट क्यों करते हो। ये मैं ऐसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे नए फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, हम लोगों से भी बोर होते हैं, ये जस्ट एक रूम या फिर हमारी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। अगर आप लोगों से बोर हो जाते हो तो मुझे ये वाला फैक्टर ज्यादा लगता है कि आप सेपियो सेक्सुअल ज्यादा हो। हो सकता है।
कि आपको किसी बंदे के बारे में या किसी से आप कितना चूस लो उसे, कि उसे कितना पता है या उसे कितना चीजें आती हैं। जब आप वो सब चीजें देख लेते हो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नया नहीं बचा है। ओके। तो आप फिर नए लोग और ढूंढने लग जाते हो। आई थिंक मेरे को ये उन लोगों के साथ होता है वो जो बहुत फास्ट है अपनी लाइफ में, जो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस इंसान को पढ़ लूँ, ये कर लूँ, फिर वो बोर हो जाते हैं उस टाइम पे। अगर कोई कामली हर चीज़ देख रहा है एक एक दिन में, टाइम दे रहा है सामने वाले को भी इम्प्रूव करने में और अपने आप को भी नोटिस कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बोरिंग के वहाँ चांसेस हैं। ये फास्ट जर्नी जब शुरू हो जाती है इंसान की, जब वो अपने इमोशंस भी ईजिली स्विच कर लेता है, तो मुझे लगता है तब ज़्यादा बोरिंग होती है। और ये भी है जो लड़के जिनकी ग्रूमिंग पहले से हुई है, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज़ पैडी, तो ही बिलोंग्स टू अ आर्मी फैमिली। उसकी ग्रूमिंग उसके पापा ने शुरू से करी है एंड मेरे को लगा कि अभी ग्रेजुएशन के बाद उसकी जॉब लगी है, ही डिड बीटेक एंड नाउ अभी वो एक कॉर्पोरेट जॉब में है। तो मुझे लगा इसको बहुत टफ होगा अकेले रहना, और लाइक ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ये भी फास्ट चलेगा, बट मैं बहुत शॉक्ड हुई कि उसने अपने चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया। जैसे आप लोग कह रहे हो कि बिल्कुल ही आप जैसे लोग ग्रूम करते हो एक दूसरे को कह रही हूँ, अपने आप को सॉरी गाइस, और हाइजीनिकली इम्प्रूव करते हो। तो मुझे अपब्रिंगिंग, और मुझे लगता है अगर जिन्होंने शुरू से ही ममास बॉय रहे हैं, हमेशा मम्मा ने ही प्रोवाइड किया है, कपड़े मम्मी धुल रही हैं, ऐसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगी, उनके लिए थोड़ा टफ होता है। और मेरे को अब लग रहा है कि लड़के सीख रहे हैं धीरे धीरे, एक्सपोजर मिल रहा है लड़कों को भी लड़कियों के साथ रहने में। नहीं, मुझे तो पहले मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता था कि जो फेस वॉश करते हैं एक तरीके से, या जो ये सब ग्रूमिंग भी नहीं कहूंगा, जो बेसिक ग्रूमिंग है वो सिर्फ लड़कियां ही करती है, लड़कों के लिए नहीं होता। ये मेरे मन में ऐसा चलता था। तो जैसे मुझे ऐसा लगता था कि फेस वॉश या जिस टाइप की जो जितने मेकअप टाइप चीजें हो गई, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही होती है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे बचपन से बोला जाता है कि लड़के को सजने की क्या जरूरत है, वो वाली बात कर रहे हो आप? हमारा ध्यान नहीं होता ना इन चीजों में। अगर मैं ऐसे बोलूं, एक आजकल इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में नहीं दिखता लड़के काले गोरे नहीं होते, या लड़के छोटे या लंबे नहीं होते, लड़के सिर्फ अमीर या गरीब होता है। हाँ, तुम पे ये रील आ रही है और मेरे पे ये रील आ रही है कि क्या कहते हैं, लड़के हमेशा से ही खूबसूरत होते हैं। वो अलग अलग एनिमल्स के ट्रांजिशंस आ रहे हैं, जैसे मेल लायन हो गया और फीमेल हो गई। तो मेल पहले से ही नेचुरली बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हैंडसम होता है करके, ऐसा मेरे उस पर तो ऐसी रील्स आ रही है। मे बी एल्गोरिदम थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें, बट तुम दोनों ने ही टॉपिक ही चेंज कर दिया। मैं ना इस पे जानना चाह रहा था आपका पर्सपेक्टिव कि हम बोर हो जाते हैं इजीली पर्सन से भी। फिर आशना ने बोला कि क्या कहते हैं जो लोग फास्ट होते हैं, जिन्हें लाइफ में क्या कहते हैं फास्टली चीज़ें चाहिए होती हैं, तो तुम्हारा, मेरे ख्याल से तुम्हारे कहने का मतलब यही था कि क्या कहते हैं वो जल्दी उस इंसान को पा लेना चाहते हैं विदाउट एनी मेहनत, यही कह रहे हो आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है किस कॉन्ट्रास्ट में आप ये चीज पूछ रहे हो। मेहनत ठीक है, कैसे होगी अगर फास्ट चीजें होंगी? अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो लड़ाई को। आप ये सिर्फ रिलेशनशिप तक ही सीमित रखने वाली बातें कर रहे हो। ठीक है, अब ऐसे तो है कि आपके घर पे मम्मी पापा है, रोज ही देख रहे हो, रोज ही बात कर रहे हो, अब उनसे बोर हो जाओगे क्या? या बोर हो जाओगे तो छोड़ दोगे क्या? किसी नए मम्मी पापा को ढूंढ लोगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो वही चीज है कि आपके इंटरेस्ट क्या है किसी दूसरे बंदे से, या आपकी क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो मैच नहीं होती तो फिर बंदा भटकता है यार। और ये हाँ, इसमें टाइम लगता है कि क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन क्या थी, इंसान क्या प्रोवाइड कर रहा है, या हमें उससे क्या चाहिए, इस पे टाइम लगता है। मे बी शायद वो जब टाइम पास हो जाता है, जब हमें ये सब चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं, और अगर वो मैच नहीं करी या हम उनके साथ सेटल डाउन नहीं होना चाहते, तो शायद तब चेंज करें। बट उसे बोरिंग नहीं कहेंगे ना, उसे सेंस ऑफ रियलाइजेशन कहेंगे कि अब मेरे को इसके साथ नहीं रहना। बोरिंग इज समथिंग, तुमने शुरू में इतनी एनर्जी दी है, यू गाइज वाइब वेरी वेल, और फिर उसके बाद तुम ऐसे करते हो यार नहीं हो रहा अब। तो ये तो बहुत ही ऐसा अजीब सी बात हो गई। जैसे आप कह रहे हो आप घर वालों से बोर नहीं होते, घर वालों के साथ हम डायरेक्ट ऐसे धीरे धीरे स्लोली हमारा वाइब मैच होता है। लाइक जैसे हम ग्रो करते हैं तो घर वाले भी हमारे साथ ग्रो करते हैं। लेकिन जब हम किसी फ्रेंड्स को अपने साथ, इवन फ्रेंड्स के साथ भी लोग बोर होते हैं। बहुत केसेस में हुआ है कि लोग कहते हैं यार आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड बिकॉज आई एम बोर्ड। तो मुझे लगता है आपने शुरू में इतने सारे एफर्ट्स डाल दिए, उसको मौका ही नहीं दिया, ना खुद को मौका दिया है, और एकदम बोर हो गए, तो वो अलग बात है। और सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि अब नहीं रहना, मैच नहीं हो रहा है, ये मुझे वो नहीं दे पा रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ मुझे चाहिए लाइफ में, तो वो आई थिंक वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं बोर होता हूँ, ये क्या कहते हैं ये
थॉट ही वहाँ से आया कि क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला था कि रूम में मैं शिफ्टिंग ना करूँ तो एक टाइम बाद थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, और अगर मैं शिफ्ट कर लूँ या न्यू चेंजेस कर लूँ अपने रूम पे तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ये कॉन्वर्सेशन तो वहीं से शुरू हुई थी, बट ये मेरे मन में भी काफ़ी टाइम आ जाता था कि क्या कहते हैं, लोग क्यों छोड़ रहे हैं एक दूसरे को, और अगर एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही या वट जो भी है कि क्या कहते हैं, जो भी रीज़न्स है अलग होने के, तो मैं यही थोड़ा सा जानना चाह रहा था फीमेल पर्सपेक्टिव। तो तभी मैंने ये बात भी छेड़ी कि आशना क्या सोचती है, या फिर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि आशना अगर ऐसा सोच रही है तो मे बी हाफ ऑफ द ऑडियंस या हाफ ऑफ द परसेंटेज में लड़कियां ऐसा सोचती होंगी। तो ये बस यही था कि मेरे को एक बार व्यूज़ जानना था कि क्या रीज़न हो सकते हैं। अब मेरे को लगता है कि ये आपके मेच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे सीख करते हो किसी भी चीज़ को, या फिर आप कैसे उससे डील करते हो। ये अभी इतने मैच्योरली या फिर इतने अच्छे से आंसर इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया होगा लाइफ में। ये बहुत क्लियर कट होंगे लाइफ को लेके कि मुझे किसी के साथ क्यों रहना है, क्या मेरे थॉट्स हैं, मेरे मैच हो रहे हैं, या मुझे उस इंसान से क्या एक्सपेक्टेशन है। ये जब मैच हो रही हैं तभी ये उनके साथ स्टे कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि एक नॉलेज कह लो या फिर मैच्योरिटी कह लो या समझ कह लो, एक्सपीरियंसेस कह लो, वो मैटर करते हैं ऐसे फैसले लेने के लिए। क्योंकि बचपना या फिर रैशनल डिसीजंस लेके बाद में पछताना, वो वही लोग पछताते हैं जिनके अंदर थोड़ी समझ होती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी तुम दोनों को क्या लगता है वो आप बताओ। सबकी लाइफ में ना एक न्यू फेज भी आता है और एक मैच्योर्ड फेज भी आता है। मे बी आज जो आशना बोल रही है वो 5 साल पहले ऐसा नहीं सोचती थी। मैं भी बोर हुई होंगी लोगों से, मैंने बोला नहीं है किसी को, क्या पता मैंने अपना डिस्टेंस मेंटेन करा होगा, बट अब मुझे जाके समझ आता है कि हम बोर इसीलिए होते हैं। मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैंने उस चीज़ पे इतने जल्दी इतने एफर्ट्स डाल दिया, इतनी एक्सपेक्टेशंस अपनी लगा दी, तो जब मुझे वो नहीं मिल रहा था तो मैं बोर हो गई। तो वहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत जल्दी अगर किसी को टाइम दे रहे हो तो सामने से एक्सपेक्ट भी कर रहे हो तो आप बोर होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रही है। मैं तो पर्सी से काफ़ी टाइम से एक सवाल पूछना चाहता था, बट सवाल ऐसा था कि थोड़ा पर्सनल भी था। बताओ। अब मुझे लगता है मुझे इतना हक है कि मैं पर्सी से ऐसी बात कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सी ने ही मुझे ये प्रिविलेज दे रखी है और मैंने भी पर्सी को दे रखी है। पर्सी का क्या वर्ड रहेगा रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि अभी हम लोग, मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रिलेशनशिप में नहीं है। मोस्ट ऑफ दी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इनटू रिलेशनशिप, और जो नहीं है वो मूव ऑन नहीं करे वाले लोग हैं। रिलेशनशिप के बारे में मेरा ऐसा टेक है कि आपकी ये सारी मेंटालिटी आपके घर से डेवलप होती है सबसे पहले, आपकी सराउंडिंग से। आपके जो सराउंडिंग जैसी होगी, अगर आपके बचपन से ही सराउंडिंग सिर्फ लड़कों के साथ है या लड़कियों के साथ है या कॉमन ग्रुप है आपका लड़का लड़कियों का, तो आपकी जो रिलेशनशिप को लेके सोच होगी वो वहीं से धीरे 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 डेवलप करना शुरू होती है। अगर मैं बचपन से ही सिर्फ बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, एक जनरल चीज बोल रहा हूँ, और मैं सिर्फ अगर लड़कों के साथ ही मेरा उठना बैठना है, तो अगर कोई लड़की आएगी तो जीवन में या किसी लड़की से मेरा इंटरेक्शन होगा, तो वो पहली बात तो वो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होगा। और बंदा हिचकिचाता तभी है जब उसने वो गेम खेला नहीं होता एक तरीके से, या उन चीजों में उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। अब आपको पता है कि आपको A to B जाना है और आपको क्लियर पता है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको रास्ता पता है तो आप चले जाओगे। लेकिन आपको रास्ता पता नहीं होगा तो आप सोचोगे, समझोगे, कुछ चीज करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे कुछ ना कुछ करके। तो वही चीज है कि यार मुझे लगता है कि अगर आपकी जो अपब्रिंगिंग के टाइम पे जो आपकी थिंकिंग डेवलप हुई होगी रिलेशनशिप को लेके, आपके घर वालों से भी हो सकती है कि नहीं लड़कियों से बात नहीं करनी है। क्लास में जैसा होता था कि बचपन में टीचर्स ऐसे कर देते थे कि पनिशमेंट के नाम पे लड़का लड़कियों को एक साथ बैठा देते थे। तो उस समय हमको उसी टाइम से हमारे मन में ऐसा डाल दिया जाता है कि नहीं ये गलत चीज होती है या ये अच्छा नहीं होता वाली बात। अपब्रिंगिंग वर्ड काफी बार आ चुका है। मैं अपब्रिंगिंग से समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस चीज की अपब्रिंगिंग कह रहे हो, कि किसी सामने वाले को कैसे ट्रीट करना चाहिए या फिर क्या सही है क्या गलत है। क्या सही है या क्या गलत है, सामने वाले को कैसा ट्रीट करना चाहिए। मतलब अपब्रिंगिंग में हर हमें चीज डिपेंड करती है आपकी
पैदाइश आपको जो सिखाया समझा है या आपने जो सीखा समझा है? स्पेशली सोशल रिस्पॉन्स अपब्रिंगिंग सिखाता है, मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लगता है। स्कूल की बात हुई है तो मैं बहुत लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ जो एक मिशनरी स्कूल था और दे नेवर लाइक पनिश्ड अस कि लड़का लड़की साथ में। फर्स्ट डे हमारी क्लास टीचर बोलते थे कि आई डोंट वांट टू सी बॉयज़ इन अ डिफरेंट रो एंड अ गर्ल्स इन अ डिफरेंट रो, आई वांट टू मिक्स मैच। तो हमें रोल नंबर वाइज बिठाया जाता था इस तरीके से कि हर एक लड़की हर एक लड़के के साथ बैठेगी। सो दैट वाज अ ग्रेट आइडिया और वहाँ से मुझे आदत पड़ गई। From my 10th to now in my MBA, I always prefer male friends and beside my bench rather than female friends. I always prefer that. क्योंकि मुझे लगता है जब आप क्लास में पढ़ते हो आपका ध्यान क्लास में होता है, और अगर फीमेल के साथ में बैठूं तो हमारी बातें बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड हो जाती हैं जो मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। क्योंकि मेरे बचपन से ही मेरे को लड़कों के साथ बिठाया तो मुझे भी पढ़ने की वाइब वहीं से आती थी, तो मैंने हमेशा एक मेल फ्रेंड को चूज़ करा है फॉर सिटिंग बिसाइड मी अगर मैं क्लासेस ले रही हूँ, स्पेशली फॉर दैट। फिर बाहर तो फीमेल्स फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली दे हैव नो मैच मेरे नज़र में। बट या मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कि मेरे लाइफ में एक मेल फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है जो मुझे सिखाए, मुझे बताए कि उनका पर्सपेक्टिव कैसा है हमको लेके, एंड वेयर आर द चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर अस एज अ फीमेल ऑल्सो। मैंने ये भी सीखा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी पहले अपने स्कूल टाइम पे, हर बात पे रोती थी। मेरी कोई पेंसिल या इरेजर लेता था तो मेरे साथ एक लड़का बैठता था तो वो मुझे शुरू से बोलता है कि रोंदू ऐसे रोती रहती है। तो वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें ग्रैब करी कि हर छोटी बात पे आपको इमोशनली रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मेरे को लगता है कि अपब्रिंगिंग एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आप सोशली कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। स्पेशली जैसे जब मैं बचपन से लेके 8th क्लास तक जिस स्कूल में पढ़ा तो हमारा कोई कॉमन ग्राउंड नहीं होता था लड़कियों से बात करने का, या कुछ भी बहाना नहीं होता था, या ये लड़का है तो ये लड़की से बात करेगा तो ए तू लड़की से बात, तेरी गर्लफ्रेंड है, ये उसको नाम से चढ़ाने लग जाएंगे। ये वाला जो थॉट प्रोसेस था वो 8th तक ये डेवलप हुआ। 9th में जब मैं आर्मी स्कूल गया तब वहाँ फील करा है हमारे क्लास टीचर ने, या वहाँ का हमारा माहौल ऐसा था कि वो कोई अलग प्राणी नहीं है, लड़का लड़की सेम ही है एक तरीके से। हमारा स्केड्यूल इस टाइप से वो मैनेज करते थे कि हर हफ्ते आप जिसके साथ भी बैठे हो आपको अगले हफ्ते किसी और के साथ बैठना पड़ेगा, और वो लड़का नहीं होगा, लड़का और लड़का एक साथ नहीं बैठेंगे, लड़की और लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगे। अब उनका रीजन ये था कि गॉसिप और जितने हल्ला गुल्ला होता है वो ज्यादा मच जाता है, लड़का लड़की एक साथ बैठेंगे तो ये चीजें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कम होगी क्लास में क्रिएट। तो वहाँ मुझे बड़ा नया सा लगा कि यार ऐसा भी होता है करके स्कूलों में, एक नई फीलिंग थी मेरे लिए। तब फिर मैं किसी रैंडम मेरी क्लासमेट के साथ बैठा हूँ तो वो कुछ 4 बातें ऐसी करती थी, कुछ 4 बातें मैं करूंगा, तो मैं घर जाके सोचता था यार मैं जैसा सोचता कि लड़कियां ऐसी होती है ऐसे, ये तो हमारी जैसे ही है, इसमें कुछ नया थोड़ी है, ये भी इंसान ही है, मैं भी इंसान ही हूँ। सेम थॉट डिफरेंट बॉडी। हाँ वही चीज। तो ये पर्सपेक्टिव मेरा 9th में आर्मी स्कूल जाके डेवलप हुआ कि ऐसा कुछ अंतर नहीं है, बस वो दोनों की बॉडी अलग है, दोनों एक लड़का एक लड़की है, लेकिन सोचते उम्र वही है, सोचते सब वैसे ही है, एक्सप्रेशन और तुम चीजों को कन्वे कैसे करते हो बस वो डिपेंड करता है। मुझे लगता है अब जो जेनजीज आ रहे हैं, आई डोंट थिंक यू नहीं लाइक जेनजी जो अब आ रहे हैं अल्फा एक्स एंड ऑल, मतलब हम प्रायर जेनजीज हैं, शुरू के इनिशियल्स जो ये बीच के हैं ना, और ये जो अभी अल्फा जेनजीज आ रहे हैं, आई थिंक वो ये फील नहीं करते हैं जो हम कर चुके हैं कि लड़के लड़की, उनके अंदर वो बहुत पहले से। अगर मैं अपनी छोटी मेरी कज़न है, मैं उसको छेड़ती हूँ कि यार आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप लड़के के साथ भी खेलते हो लड़की के साथ खेलते हो, तो वो मेरे को क्वेश्चन बैक करती है क्यों ऐसा क्यों करना है, लड़की लड़का हम तो सब साथ में खेलते हैं। तो मैं नॉर्मलाइज हो गया, वो बहुत नॉर्मलाइज, उनके लिए अजीब ये हो गया कि लड़के अलग क्यों हैं लड़की अलग क्यों है। तो आई थिंक ये बेटर हम एज अ सोसाइटी ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। मोटा मोटा समराइज करें तो यही है कि अपब्रिंगिंग हमें ये चीज़ सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे हमें सोसाइटी के सामने बिहेव करना है। यही कहना चाह रहे हो ना आप लोग? तो रिलेशनशिप में आना या मतलब आना सही है या गलत है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, क्या टाइम सही लगता है आपको एक रिलेशनशिप में आने का? ड्यूरिंग स्टडी फेज या फिर आफ्टर अचीवमेंट, या फिर इन सबको आप साथ में कैरी कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ भी? नहीं, मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर आपको पैसे कमाने की, आपको कुछ चीज हासिल करने की ऐसी होड़ नहीं है, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि यार पहले मैं पैसा कमा लूंगा, पहले मैं सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं इन सब चीजों पे ध्यान दूंगा। अगर आपको आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपको
ऐसी रेस में भागना है, हाँ तो आपको मैटर नहीं करेगा ना, आप रिलेशनशिप आप 5th क्लास में हो, या आप रिलेशनशिप कॉलेज के बाद हो, या जॉब के बाद हो, या शादी के बाद हो। मुझे ऐसा लगता है आप जो भी डिसीजन लो कि मैं पहले सक्सेस हो जाऊं, फिर मैं देखूंगी कि मैं एक बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ या आई मैरी समवन, या मैं ऐसे सोचूं कि मैं सब चीज़ें करियर एंड माय रिलेशनशिप में एक साथ लेके चल सकती हूँ, तो आपको उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अगर मैं अभी ये सोच रही हूँ कि नहीं मैं सब चला लूँगी तीनों साथ में, बाद में मुझे बहुत हेक्टिक महसूस हो रहा है कि यार मैं नहीं कर सकती, इतना लड़ाई भी हो रही है, पढ़ना भी है, करियर भी देखना है, और मैं वहाँ पे छोड़ रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर आपने पहले अगर किसी को कमिटमेंट दी है, उसके बाद आप एकदम अपने वर्ड जैसे स्विच कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप अभी लाइफ में थोड़ा अलग एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट्स नॉट, मेरे पर्सपेक्टिव में इट्स नॉट गुड। आप या तो ये पहले ही सोच लेते, और अगर आपको अभी लग रहा था तो आप इस वजह से कर सकते हो कि सामने वाले को ऐसा फील ना हो कि वो अनवैल्यूड है उसके करियर के सामने। मेरे हिसाब से कुछ भी करो, गलत करो सही करो, वो करने के बाद ही पता चलता है। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप गलत सही हो जाते हो। हाँ, हाँ मैं ना ये अगर यही चीज है ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाला आदमी है, ठीक है, उसके घर वालों ने या सोसाइटी ने उसके दिमाग में ये डाला कि बेटा तू पहले पढ़ ले, तू ये सब चीजें कर ले, उसके बाद तू ये जो चीजें करना चाहता है, रिलेशनशिप या लौंडियाबाजी का हो एक तरीके से, ठीक है, तो उसके बाद वो सब चीजों पे ध्यान दे, ठीक है। अब वो चीज वो किसी ऐसे आदमी को देख रहा है जो बस मजे ले रहा है जिंदगी के एक तरीके से को, ठीक है, अय्याशी कर रहा है, वो इन सब चीजों में है, रिलेशनशिप में भी कहो, अगर मैं बहुत खराब टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो उस लड़के के पर्सपेक्टिव से तो दूसरा लड़का बहुत खराब हुआ, और जो लड़का मजे कर रहा है एक तरीके से उसके पर्सपेक्टिव से तो वो जो लड़का है वो तो काफी dumb बोरिंग एक हुआ, तरीके से। बोरिंग। तो तुम सही गलत कैसे डिसाइड करोगे ना ऐसा में? और मुझे लगता है आजकल कंपैरेटिव एज इतना हो गया कि यार ये बंदी घुमा रहा है तो मेरे पे भी 2-4 बंदी, और लड़कियों के हिसाब से भी हो रहा है कि यार इसका बंदा गाड़ी वाला है, मेरे को भी ऐसा चाहिए जिसकी गाड़ी हो। और आई मीन इंटरप्ट करूंगा मैं, वैसे लड़कियां ऐसा भी सोचती है। हाँ, ये हमने बस ऐसा मतलब पिक्चर या इन चीजों में देखा एक ना। आ जाता है दिमाग में कि यार मेरे पे ऐसा क्या कमी है जो इस पे नहीं, मतलब जो इस पे है जो मेरे पे नहीं है, You कि are इसको talking इतना about not all girls ना? नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी गर्ल। समटाइम्स कॉम्पिटिटिव एज अगर लड़के भी रख रहे हैं लड़कों को लेके, तो कभी कभी लड़कियां भी रखती हैं, और वो लाइफ में मुझे लगता है सबके दिमाग में, अगर मैं बहुत गलत होंगी अगर मैं कहूँगी कि नहीं ऐसा कोई कोई सोचता है, नहीं, सबके दिमाग में ही आता है। वो कंपेयर करते हैं कि यार इस लड़की पे ऐसा क्या है जो मेरे पे नहीं है, जो मैं ऐसा बंदा नहीं पटा पा रही हूँ जिस पे गाड़ी है, पैसा है, जो उसको हर जगह घुमा रहा है, कैफे के पैसे दे रहा है। जब ये मेरे दिमाग में भी बहुत बार आता है, लेकिन अगर मैं इसे इस वे में सोचूं कि वो उसकी लाइफ है, उसने कुछ एक्सपीरियंस करा होगा, उन दोनों की आपस में इतनी कंपैटिबिलिटी होगी, या बोलते हैं ना पूर्ण जन्म का कोई साथ होगा कि मिलना ही है कभी ना कभी वाला, तो वो उसकी किस्मत है, मेरी नहीं है। माई जर्नी इज़ डिफरेंट, हर जर्नी इज़ डिफरेंट। तो ये आता है, ये होता है। और एक कॉम्पिटिटिव एज में ना जब लोग अपना दिमाग संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो वो इसमें इतना घुस जाते हैं सोसाइटी को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पे भी बंदा है, या देखो मेरे पे भी लड़की है, और पैसे वाला है, पैसे वाली है, सुंदर है। तो ये गलत करते हैं लोग, जस्ट बिकॉज मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आप इतना घुस जाते हो, तो आप अपनी भी और सामने वाले की लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस लाते हो। थोड़ी बहुत पर्सनल ऐसी बातें करें तो मतलब घर वालों से आज की जो जनरेशन है, हमारी वाली जनरेशन, जैसे मुझे अपना पता है कि मेरे फूट या मेरे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कहाँ होता है, वैसे मैं तुम्हारा जानना चाह रहा हूँ कि किस चीज में झगड़ा होता है, किस चीज में मुझे लड़ाई लगता होती है, है- किस चीज में बहस होती है। मुझे लगता है कि क्या कहते हैं इसका आंसर आज ना इसलिए ज़्यादा अच्छे से दे पाएगी क्योंकि ये अभी फैमिली के साथ है। हम लोग बाहर आ गए हैं, हमारी तो बहुत लिमिटेड बात हो रही है पेरेंट्स से। हमारी जब हो रही है शाम को यही बात हो रही है, दिन कैसा गया, खाना खाया कि नहीं खाया। और इस पे बात हमारी तब होती है कि फ्यूचर में क्या करना है। जब हम घर चले जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तब पापा हमसे पूछते हैं कि इसके बाद क्या करेगा। तब होती है हाउस हाँ। फैमिली मीटिंग। तो तब उस टाइम पे एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट वाले थॉट आते हैं कि पापा को लगता है कि वो चीज़ सही है जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ देखी है। और हमें लगता है कि यार पापा जो सोच रहे हैं उस पे तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कैसे सेटल डाउन हो जाऊँ उस पर। आज ना इसलिए ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम घर वालों के साथ अपना स्पेंड कर रही है। रहती हूँ घर वालों के साथ, गाइस, मेरे को कभी मौका नहीं मिला बाहर रहने का। मेरे को अभी अगर मैं सोचूं भी तो मेरी ऐसे डेली बेसिस में कोई डिसएग्रीमेंट अग्रीमेंट होता ही नहीं है एक्चुअली। और मेरे को लगता है अभी मेरे पेरेंट्स ना इतने समझदार हैं कि वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और वो अपने आप को लिमिटेड रखते हैं इस कॉन्वर्जेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर करियर की बात करूँ, माई फैमिली इज़ लाइक कर लेगी,
मेरे पापा ने क्लियर कट बोला है कि जून जुलाई तक इट्स योर डे, उसके बाद देख लेना, कर लेना कि क्या करना है करके, क्योंकि हाई टाइम है, यू हैव टू सेटल डाउन। डिसएग्रीमेंट, ऐसी कोई लड़ाई कभी हुई नहीं। इवन तो मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो वही है, छोटी मोटी बात, जल्दी उठना, टाइम पे खाना, ये तो बहुत नॉर्मल है। अब ये मेरे को नहीं लगता ये इसमें बात डिस्कस करने वाली बात है, हर घर में होता है। और मुझे लगता है कंपैरेटिवली जो मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे वो ज़्यादा डिसएग्रीमेंट करते होंगे इन चीज़ों में। मेरे पेरेंट्स तो बहुत समझदार मेरे समझ जाते हैं यार, मैं कुछ भी बोलूँ, मेरे को अगर गुस्सा आ रहा है कि यार क्या है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेरे घर वाले पहले शांत समझ जाते हैं, फिर अपना जवाब देता है, तो मैं भी तब समझ जाती हूँ। तो मे बी फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, मेरी तो चिल है। तो वैसे जो आजकल का यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखता है, उसका मतलब क्या समझता है वो? मतलब आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो इतना ज़्यादा हूँ नहीं इसके ऊपर, क्या कहते हैं, मैं तो थोड़ा एथिस्ट ही हूँ। मंदिर वगैरह मैं कम ही जाता हूँ। मैं कभी चले भी गया तो क्या कहते हैं, किसी के बोलने पे चले जाता हूँ, या फिर सामने वाले को अच्छा लग रहा है तो मैं तब चले जाता हूँ। अगर मैं खुद से सोचूं तो जब मेरा बहुत हार्ड फेस चल रहा होता है तब मैं भगवान को याद कर लेता हूँ कि क्या कहते हैं, कोई ऊपर एक पावर है जो ये सब चीज़ें डिसाइड कर रहा है, कि जैसे कहते हैं डेस्टिनी में लिखा होगा तो मिल जाएगा। तो मैं उसे वैसे ही देखता हूँ कि क्या कहते हैं, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर बोलूँ तो मैं जब कुछ गलत करता हूँ तो मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ कि मे बी ये डेस्टिनी में होगा, या फिर किसी और पावर ने ये चीज़ मुझसे करवाई है। बाकी मेरा ऐसा कोई इतना इंट्रूसिव थॉट नहीं है स्पिरिचुअलिटी को लेके। शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि मैंने उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करा है, या मैंने उसे देखा नहीं है। ऑल्दो मैं एक ब्राह्मण फैमिली से ही आता हूँ बट लेट्स सी, शायद कुछ टाइम बाद मैं इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगा, जब थोड़ा सा मैंने अगर एक्सप्लोर कर लिया या इस चीज़ को समझ ली तो मैं शायद उसके बाद इस पे थोड़ा अपने अच्छे से व्यूज़ दे सकता हूँ। अभी मतलब ये और ज्यादा समझना चाहते हो हाँ, कि मैं है अभी क्या? समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। एक वो है ना, जैसे रील्स में कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम रील्स देखते हैं तो हम हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अलग अलग थॉट्स में चले जाते हैं कि कुछ हैप्पी आ गया और हम सीधे ही हैप्पी हो जाते हैं, और कोई एक्साइटिंग सी चीज़ आ गई तो हमारा भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उस चीज़ को करने का, कि लेट्स ट्राई यार, मुझे भी देखना है, मुझे भी वो फीलिंग लेनी है कि वो कैसी है। तो स्पिरिचुअलिटी तभी मेरे दिमाग में जाता था जब ऐसी रील्स आ गई, काशी विश्वनाथ हो गई या जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो उसके पीछे के फैक्ट्स हैं वो कैसे है, जहाँ साइंस भी चैलेंज हो जा रही है उन फैक्ट्स को लेके, तो तब थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है। बट अभी मेरे पे कोई प्रॉपर व्यू नहीं है स्पिरिचुअलिटी को लेके। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी, मैं और मेरी डेटी के बीच क्या कनेक्शन है, मेरे लिए वो है, मैटर करता है। अगर मैं डेटी की बात करूँ तो मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं बोलूँगी। मैं हमेशा उनके पास इसीलिए नहीं जाती हूँ कि मैं हार्ड टाइम फेस कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में कम से कम एक टाइम मैं उनके पास जाऊँ। ऐसे नहीं कि मैं मंदिर में बैठ रही हूँ या नहीं, मैं अपना मी टाइम लेती हूँ, मैं उन्हें याद करती हूँ। आई प्रे, आई हैव फ्यू चैंट्स जो मेरे पास है, मैं उसको चैंट करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी बहुत वास्ट है। मैंने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में, एंड आई डोंट थिंक लव जैसी कोई चीज़ अभी एग्जिस्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पर्सन इन योर लाइफ इज जस्ट बिकॉज कि उसकी कोई एक्सपेक्टेशन है तुम्हें लेके, इवन योर पेरेंट्स। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई बॉन्ड है लाइफ में जैसा तुम्हारे खुद का डेटी और तुम्हारे बीच है। इट्स लाइक तुम वहाँ से आए हो। स्पिरिचुअलिटी हैज़ एन नंबर ऑफ, सब बोलते हैं कि पूजा करो, ये करो। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है कि मैं जब घर आ रही हूँ, मैं जब मी टाइम ले रही हूँ, तो मैं प्रोसेस कर रही हूँ मैंने क्या गलत करा, कि जो मेरा सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और मैं अपने डेटी के पास क्या वो मुंह दिखाऊंगी कि मैंने क्या करा है, किस वे में करा है। हाँ, मतलब जब भी हम वैसे स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम सीधा भगवान से या भगवान की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप रिलीजियस हो तो आप स्पिरिचुअल हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटी, इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक भगवान जी उठा दिया और उनको, नहीं। मतलब अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने ये देखा है कि डेटी इज इन यू। जब मैं डेटी की बात करती हूँ तो अब अगर मैं अपने संस्कार में देखूँ तो आपके कुल देवता, कुल देवी, क्षेत्रपाल, और आपके खुद के मेरे मुंह पे वो शब्द नहीं आ रहा है, संस्कृत वर्ड है, 3 डेटीज होते हैं जो मैंने कहा अभी। थर्ड वन इज योर लाइक जो जिन्हें तुम मानते हो,
मेरे अभी आई डोंट हैव अ कुल परफेक्ट। देवता कुल देवता इज समथिंग जो तुम्हें कुल ने दिया है, तुम्हारे हाँ कुल की प्रोटेक्शन कर रहा है। क्षेत्रपाल, इष्ट ईष्ट देव, वेरी नाइस, हाँ यही ईष्ट देव मतलब माय ओन डेटी, जिसको मैं सबसे ऊपर सर्वप्रिय समझती हूँ, वो होता है। तो मेरे को लगता है ये क्लियरेंस सबके माइंड में होनी चाहिए कि मेरे अगर स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है कि आपके ईस्ट कौन है, आपका कुल देवता कौन है, क्योंकि बिना कुल देवता का यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, आपका आगे बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड क्षेत्रपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी ऐसे सीजन आते हैं, जैसे महाशिवरात्रि हो गया, नवरात्रे हो गए, जन्माष्टमी हो गई, मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ, मैं सबको याद करती हूँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा था ना कि स्पिरिचुअलिटी को जब भी हम देखते हैं तो हम सीधा रिलीजियस कनेक्शंस जो हमारे होते हैं हम उसको लिंक करते हैं। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग टॉपिक है। रिलीजन का एक फैक्टर है जो स्पिरिचुअलिटी से लिंक करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप रिलीजियस हो, ये इसको मैं कंपलसरी नहीं मानता हूँ। जो स्पिरिचुअलिटी है वो नॉन रिलीजियस भी हो सकती है, जैसे आप कह रहे हो, लेकिन जो मैं देखती हूँ, मैंने शुरुआत नॉन रिलीजियस होके करी थी, बाद में जब धीरे धीरे मैंने लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे, मैं गढ़वाल क्षेत्र से आती हूँ, मैंने देखा है कैसे देवता आते हैं, मैंने महसूस करा है कि सच में ऐसा होता है, तो मैं तब से ज़्यादा स्पिरिचुअल, मैंने जब फैक्ट देखे, मैंने लिटरली देखा कि जब डोली उछल रही थी, उन्होंने उठाया नहीं था, वो ऐसे थे मेरे सामने, वो ऐसे खुद कर रहे थे, और वो ऐसे लीन भी खुद ही होती हैं, वो हमें लगता है कि वो कर रहे हैं, जो पकड़ा हुआ है जिसने, वो नहीं करता, वो कोई नहीं करता है, वो खुद करती हैं। तो मैंने जब ये सामने एक्सपीरियंस किया, मैंने पहले रील देखी, फिर आज से 3 साल पहले की बात है, मैंने रील देखी, मैंने ध्यान दिया कि हम, मैं भी यही सोचती थी कि ऐसा होता है, लेकिन जब मैं अभी अपने गाँव गई थी तो मैंने वो महसूस करा, तो तब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये कुल देवता वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वैसे देखा जाए तो जैसे हम सब उत्तराखंड के हैं, आप गढ़वाल से हो, मनीष कुमाऊं से है, मैं भी कुमाऊं से हूँ। हमारे कल्चर में भगवान से पहले हमारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। भगवान ही तो है, डीटी तो है। नहीं, एक तरीके से जो हमारे कुल देवता है, जो हाँ, हमारे देवता है, इष्ट है, हम उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं हमारी जो पूजा पाठ होती है। उसमें भी एक लॉजिक है कि जब एनर्जीज आप पे आती है तो सबसे पहले वो आएगी जो सबसे क्लोज है, योर ईस्ट इज योर क्लोज वन, आप भागते उसी के पास। अभी मेरे पे प्रॉब्लम आएगी, मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगी, मैं ये ढूंढूंगी मैं पुलिस स्टेशन कितना दूर है, मैं वहाँ देखूंगी जहाँ मेरे को हेल्प जल्दी मिले। हमें हेल्प जल्दी मिलता है, हमारा नेचर इतना स्ट्रांग है कि हमारा नेचर हमें इतना सपोर्ट करता है कि हमारे रिस्पॉन्स इतनी जल्दी आते हैं कि हम शॉर्ट टर्म डेटीज जो हम कहते हैं हमारे देवी देवता, उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे तीन त्रिदेव है। त्रिदेव हैं, महादेव, ब्रह्मा जी एंड विष्णु जी, उनके नीचे जो और लोअर डेटीज आते हैं, तो वो हम उनको पूछते हैं क्योंकि वहाँ का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है, नेचर जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो वैसे भगवान को लेके क्या टेक है? क्या भगवान पे मानते हो? अगर मानते हो तो क्यों? अगर नहीं मानते हो तो क्यों? मेरी बातों से ऑब्वियस हो गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हूँ इस चीज़ों में, मैं सेंसिटिव भी हूँ इस चीज़ में, मैं मानती हूँ, बहुत बहुत अच्छे से मानती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर अभी भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे देख रहे हैं या मेरे को सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं हर जगह उनको लेके चलती हूँ। मैं अगर गलत भी कर रही हूँ ना तो मैं उनको साथ में लेके चलती हूँ कि आप मेरी साइड लो, मैं उन्हें ऐसे लड़ती हूँ जैसे वो मेरे अपने हैं। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन था मानते हो कोई बात नहीं, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, मैं, लेकिन क्यों? हाँ, क्यों मानती हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं उनसे कनेक्ट हो रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ कि हाँ मैं रियलिटी में क्या हूँ, मेरा क्या काम है इस धरती में इस सेंस में कि मुझे जैसे हम शास्त्रों में लिखा है कि आप अगर कुछ अर्न कर रहे हो तो उसका 10% यू शुड डोनेट टू द वर्ल्ड, इवन नेचर को दे दो या सोसाइटी में किसी को दे दो या दान करो। तो ये चीज़ें, ये साइंटिफिक भी है कि आप कमा रहे हो, अगर आप दोगे ही नहीं तो द रिचर विल बिकम रिचर, और जो पुअर है वो पुअर ही रहेगा ना। बैलेंस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मनीष ने भी कहा कि जैसे पुरी की बात करी इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल में, आप देखोगे साइंस इज लाइक सब साइंस चैलेंज कर रही है रिलीजन को, वहाँ वो रिलीजन ही साइंस को फेल कर रहा है। देयर आर मैनी फैक्ट्स। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी, नोटिस करी, और मैं ये नहीं कह रही स्पिरिचुअल में एकदम हो गई, मैं 3-4 साल पहले से इतना हुई, उससे पहले मैं भी नहीं सोचती थी इतना कि क्या करना है, छोड़ो ठीक ही तो चल रही है लाइफ। बट जब मैंने इन चीज़ में बहुत नोटिस करना शुरू किया, मैंने गीता ली, बुक पढ़ी, मैंने शिव पुराण पढ़ने की कोशिश करी, अभी थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी, मैंने इनकार्नेशन की जर्नी पढ़ी है, देखी है, सुनी है,
अपने यहाँ भी सुनी है कि जब ऐसे ही एक स्टोरी थी कि एक आदमी को यमराज जल्दी ले गए, उसका टाइम नहीं आया था और उसको यमराज जी ने कहा था मैं तुझे 15 दिन बाद ले जाऊंगा, और उसने उसने उसे याद है और वो ठीक 15 दिन बाद मरा जब उसने अपनी फैमिली को बताया। और हमारे यहाँ एक कचड़ू देवता भी हैं, तो वो भी मैं भी नहीं मानती थी। आज हमारे यहाँ आचरियाँ होती है, परियाँ होती है, तो उसे उन्हें भी परियाँ उठा के ले गई। तो वो सिर्फ इकलौते बेटे थे अपनी मम्मा के, मतलब उनकी मम्मा बहुत बूढ़ी थी, वो अपनी मम्मी की हेल्प करते थे। जब परियां ले गई तो उन्होंने यही बोला कि मुझे अपनी मम्मी की बहुत टेंशन है, वो कैसे करेंगी। तो परियों ने उसको इतना देखा, उसके अंदर मातृ प्रेम इतना था कि उन्होंने कहा कि ठीक है तू हर रात को जाना, अपनी मम्मी का काम करके हम पे वापस आना, लेकिन अगर मम्मा ने देख लिया या उन्हें पता चल गया कि तुम आ रहे हो तो तुम फिर कभी नहीं जाओगे। तो इसी लेजेंड में वो बेस्ड है और वो अभी भी प्रोटेक्ट करते हैं। जीतू बगरवाल टीरी में है, कचरू देवता मेरे साइड है उत्तरकाशी में। मैं वैसे वो थोड़ा अलग है। जीतू बगरवाल का तो बहुत फेमस स्टोरी है टीरी में, वो आचरियाँ तो प्रॉपर ले जाती है, वो वापस ही नहीं आता है। बट वो जो कचरू देवता जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो वापस आते हैं, अपने मम्मी के सपने में आते हैं, वो पूरा काम करके जाते हैं, हल जोतते हैं, कपड़े धुलते हैं, खाना बना के रखते हैं। लेकिन माँ का प्रेम इतना था कि कुछ टाइम बाद उनकी मम्मी ने उनको देखना चाहा कि मैं अपने बेटे को देखूं, मर गया तो क्या हो गया, चले गया तो मेरे को देखना है। तो जैसे ही उन्होंने देखा वो वहाँ पे स्टोन में कन्वर्ट हो गए। वो उन्होंने बोला कि आपने ये क्यों करा, तब से वो वहाँ उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, तो उनको वरदान है। तो ये सब जब मैंने फैक्ट देखे, मैंने देखा कि जो लड़कियां हैं जो शादी के बाद बहुत परेशान होती है वो वापस आती है उनके पास, उनके साथ तो बहुत सही करा उन्होंने। तो ये केसेस मैंने देखे हैं। आपका क्या टेक है भगवान को लेके? देखो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा अगर मैं कहता हूँ कि मैं भगवान को मानता हूँ, बट मैं एक ऐसे पावर को मानता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी स्टोरीज़ मैंने भी सुनी है मेरे फादर से, जैसे हरभजन बाबा जी की हो गई, और एक बदलू राम वाला है, आर्मी के ये थे वो। तो इस रिलेटेड मैंने भी काफ़ी सारी स्टोरी सुनी है, तो उससे लगता है कि कुछ तो एक थर्ड पावर है जो ये सब चीज़ कंट्रोल कर रही है। और मैं पहले सवाल में ही अटक गया था कि स्पिरिचुअलिटी को मैं कैसे देखता हूँ। तो पर्सनली मैं तो तभी मेरे को लगता है कि हाँ कुछ पावर तो है, भगवान जैसा कुछ होंगे, बट पर्सनली अभी मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस या फील नहीं करी। पर्सनली मैंने फील नहीं करी क्योंकि जो चीज़ मैंने करी मैं अपने आप को ही ब्लेम डालता हूँ उस चीज़ को कि क्या कहते हैं मेरे ही कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो मुझे अभी ऐसा आउटकम दे रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या कहते हैं भगवान ये मुझसे करा रहे हैं, क्योंकि मेरी भी गलतियाँ काफ़ी वहाँ पे थी। तो मेरा इतना स्टेक नहीं है इस पे कि मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। मे भी हाँ न्यूट्रल स्टैंड है कि एग्नोस्टिक जैसे कहते हैं कि है भी तो ठीक, अगर नहीं भी है तो फिर भी। और मुझे लगता है एक स्पिरिचुअल अगर कोई किसी को अपने आप को कहता है, या मैं मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं इतनी स्पिरिचुअल है कि मैं मानती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मैं प्रैक्टिस करूँ उसे अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मतलब हमें, मेरा जो रिलीजन है मुझे ये सिखाता है कि कभी किसी पे फोर्स मत करो कि तुम करो, तुम मानो। वो हमेशा एक्सेप्टेंस सिखाता है कि जिसको समझ होगी, जिसको जब समझने का टाइम होगा वो अपने आप समझेगा। और अगर आप इनकलक्रेट करते हो दूसरों पे कि चलो नहीं तुम्हें करना है, तो वो इस इंसान को और दूर ले जा लेता है। तो एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए सोसाइटी में कि ठीक है एथिस्ट हो तो भी चलेगा, नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी है ना, वो आप ऐसे दिखा नहीं सकते और ऐसे नहीं बोल सकते मैं मान रहा हूँ तो तुम भी मानो। तो एक एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए। हाँ मुझे तभी हिंदू जो हमारा रिलीजन है वो इतना डाइवर्स इसीलिए लगता है कि सब चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस है। आप अगर नहीं भी मानते तो उसकी भी अलग कैटेगरी है। आप अद्वैत में आ सकते हो, आप द्वैत में आ सकते हो, आप चारवाक फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हो एक तरीके से, लेकिन आता वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे है। तो ये सारी अलग अलग थॉट प्रोसेस को जो एक्सेप्टेंस देता है ये बहुत रेयर है किसी और रिलीजन में ऐसा देखना। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं जब भी कोई कॉन्वर्जेशन होती है मेरी किसी के साथ तो मैं उनके साथ ये गेम ज़रूर खेलता हूँ। मेरे को मतलब ये बड़ा पसंद है कि तो मैं ये बोलता हूँ कि आप एक बार आंख बंद कर लीजिए और भगवान के बारे में सोचो। भगवान वो नहीं, मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि राम भगवान के बारे में सोचो, वो नहीं जो आपके बचपन में स्टार प्लस में या स्टार उत्सव में राम भगवान आते थे, या कृष्ण भगवान के बारे में सोचो, या गणेश भगवान के बारे में सोचो, शिव जी के बारे में सोचो। वो नहीं जो आपको दिखाया गया है, ठीक है, या जो आपने बचपन से फ्रेम जो इमेजिनेशन हमने देखी है बचपन से, या तो आपके वो किसी मूवीज से इंस्पायर हो सकता है, या तो किसी सीरियल से इंस्पायर हो सकता है,
या तो वो किसी ऐसी पेंटिंग से इंस्पायर हो सकता है, या तो किसी आपके घर के बगल वाले मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है, इंसिडेंट्स भी होते हाँ हैं। उससे। अगर इन सबको क्लियर करके साइड रख दूं, अब मैं बोलूं भगवान सोचो आंख बंद करके, तो क्या मन में आता है? भगवान को आपने बोला कि है, तो ठीक है, अब क्या दिखता है भगवान? कौन दिखता है? किसी इंसान के फॉर्म में दिखता है, किसी पेंटिंग के फॉर्म में दिखता है, क्या दिखता है वो? मुझे तो एनर्जी के फॉर्म में दिखते हैं। कैसी वो एनर्जी? शेप एक है उसका कुछ? शेप नहीं कहेंगे, बट अगर ये सारी चीज़ें असाइड करते हैं तो जैसे ही मैं आंखें बंद करूँगा तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी सी फील होगी कि जो भी मेरे साथ होगा तो वो देखने वाला ऊपर है। तो कौन है ऊपर? ऊपर क्या है ऊपर देखने में? अगर हाँ, आसमान ऊपर में देख रहे हो तो क्या दिख रहा है ऊपर? कौन है ऊपर? इसी बात पे मैं तभी चुप हो जाता हूँ क्योंकि मे बी मेरे को शायद इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर शायद जो मुझे अभी तक जो भी जहाँ से भी मैंने नॉलेज ले रखी है वो बहुत इनकम्प्लीट हो गया, मेरे से लेने में कहीं चूक हो गई होगी, तो मे बी उस वजह से। क्योंकि देखो स्पिरिचुअल साइड में मैं हूँ नहीं, और मुझे जैसे आप दोनों को बहुत सारा देवी देवता डेटीज़ की नॉलेज है, मुझे इसकी भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज मिली वो या तो घर से मिली, या ऐसे ही फ्रेंड से मिली, या मैं किसी प्रीस्ट के साथ तो बैठ के ये बातें कर नहीं सकता, या करी तो नहीं है मैंने। जो भी नॉलेज मिली आप लोगों से मिली, और जो भी आपने बताया अब मैं उस पर ना अपोज में हूँ ना मैं फॉर में हूँ, मैं जस्ट लिसन सोच सुन लेता हूँ कि ये बोल रहे हैं, इन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस करा होगा तो सही बोल रहे होंगे। मे बी इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा अच्छा, जिसमें इनको लगा होगा कि गॉड ने इनकी हेल्प करी है, या इनको राइट पाथ में लेके जाने के लिए कहीं ना कहीं गॉड का कोई रोल होगा। तो मेरे को लगता है ये वही है। और एट द एंड अगर ऐसे सोचा जाए कि हम आंखें बंद करके सोच रहे हैं, तो आंखें बंद करके कुछ नहीं आता मेरे तो बस यही आता है कि क्या कहते हैं, कल सुबह उठना है, नहीं कॉलेज नहीं, जाना वो है। तो वो सोचने वो अलग बात हुई। मैं सिर्फ भगवान के बारे में बोल रहा स्पेसिफिकली। अगर भगवान के बारे में सोचो तो क्या आता है मन में? सिर्फ वो पेंटिंग या फोटो इमेज ही आती होगी हाँ, भगवान की? एक ऐसी आइडियल चीज आती है जो क्या कहते हैं कुछ गलत नहीं देख सकता, या एक आइडियल इमेज आती है किसी? हाँ, एक आइडियल इमेज इस वे में कि क्या कहते हैं भगवान है तो वो एक जस्टिस करते हैं सबके साथ। अगर वो किसी के साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके कर्मा होंगे, या कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान का कुछ रोल होगा। अभी रिसेंटली एक डिबेट हुई थी, डज गॉड एग्जिस्ट करके, ललन टॉप की डिबेट हुई थी। इसमें एक मौलाना थे और जावेद अख्तर थे, जो एथीस्ट और एक थीस्ट के बीच में डिबेट हुई थी, ठीक है? तो उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था जावेद अख्तर ने कि अगर भगवान जस्टिस करता है तो जो गाजा में बच्चे मर रहे हैं तो ये भगवान का जस्टिस है? तो उसमें उन्होंने शायद ये रिप्लाई किया था कि वो उनके शायद कुछ कर्म है या जो ऐसे थे। तो उन्होंने बोला कि बच्चों के क्या कर्म हो गए कि बच्चों ने ऐसी क्या गलती कर दी? तो उन्होंने बोला कि शायद जो इनके साथ गलत हुआ है तो खुदा इनको बाद में जन्नत में कुछ सहूलियत देगा। मतलब अभी अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्होंने वो बेसिकली ये कहना चाह रहे होंगे कि क्या कहते हैं ये बाद उनका में टेस्ट- कुछ अच्छा। हाँ, ये उनका कुछ टेस्ट है, उसका कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, ये चीज उन्होंने कहा था। ये मुझे कुछ सेंस नहीं बना ये चीज, तो मैं तभी आशना से वही कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि भगवान वाली जो हम बात कर रहे थे उसका आंख बंद करने में तुम्हारे मन में मैं क्या आता है? पहला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। मैं आंख बंद करूँ तो मुझे एक हायर बीइंग लगता है। मैं एक डार्क स्पेस में एक लाइट को देखती हूँ जिसका एक ह्यूमन शेप है, जस्ट शेप, नो आईज नो माउथ, कोई ऐसा वो नहीं है, जस्ट शेप। और मुझे लगता है वो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक चीज़ है जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ही लगती हूँ। मेरा मेरा ही फॉर्म, मतलब मैं, ऐसा लगता है मैं उससे आई हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे लेवल में जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, अच्छी चीज़ें लाइफ में, लाइक सोचने से लेके कर्म से लेके। तो मैं काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं जब आंख बंद करती हूँ मैं आइडलाइज नहीं करती हूँ किसी को, मुझे बस एक डार्क स्पेस में एक चमकता हुआ एक ह्यूमन फॉर्म दिखता है और मेरे को ऐसा फील होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और मैं बहुत सेफ ग्राउंडेड फील करती हूँ जहाँ मेरे को एंड में जाना है। मतलब मुझे इसका, जैसे मैंने कहीं देखा था कि हम जैसे मूर्ति पूजा करते हैं
तो बहुत से रिलीजन में ये चीज़ें सही नहीं मानी जाती है, ठीक है, कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप भगवान का कोई एक शेप डिफाइन कर रहे हो कि भगवान ऐसे दिखता है, जबकि भगवान ऐसे नहीं है, ये हम ही ने बनाया पत्थर का एक स्ट्रक्चर। अगर हाँ, मैं इसी बात पे आती हूँ। मैं मूर्ति पूजा की बात करूँ तो शेप को छोड़ के, जैसे आप दुर्गा माता का पूरा शेप देख रहे हो, उसे छोड़ के अगर आप हमारे यहाँ केदारनाथ में देखो, वो तो कोई मूर्ति या शिवलिंग प्रॉपर है ही नहीं। वो उसको देखना, वो नॉर्मल पत्थर लगता है, लेकिन एक हम्प के शेप में, एक बैल का हम्प है वो, उसका ना कोई शेप है ढंग का ना कुछ। हम उससे पूजा कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो एक अंश है। आइडलाइजिंग और उस आइडल को पूजा करना इज नॉट कि वही वो है, वो सिर्फ एक अंश है। वो एक जरिया है कि हर किसी को ये समझ नहीं होती कि वो जो भगवान तक का रास्ता है, जैसे आप मंदिर जा रहे हो भगवान से मिल रहे हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप भगवान से मिल ही जा रहे हो। ये एक, मैं कहूँगा, एक जरिया है कि इसके थ्रू आप भगवान से कनेक्ट करने की बात कर रहे मैं हो। इसे ऐसे बोलूंगी कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे घर आओ मुझे ट्रीट करने, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे अगर भगवान को महसूस करना है, मुझे उनके पास, उनकी मतलब उनको अपने पास रखना है, या मेरे को वहां तक पहुंचना है, तो मैं तो जो जल्दी चीज होगी जाने की, अगर मैं पैदल जाऊं, पैदल जाना ही वही है कि नहीं छोड़ो, ये तो हर जगह होता है भगवान, तो मैं हर जगह रहूंगी। कार में जाना है मेरे को, एरोप्लेन में जाना है, स्पीड में जाना है, तो मैं मंदिर जाऊंगी। जैसे आप ठीक होने हॉस्पिटल जाते हो, आप ये नहीं बोलते कि अब तो वैक्सीन और ये सब घर पे ही आती है, आप घर ही आके करो, वहाँ के लिए आपको प्रॉपर मशीन्स चाहिए। मुझे लगता है टेम्पल इसीलिए बनाए गए हैं कि आपकी जो एनर्जी है, पहले जो बाहर का वातावरण है, वो आप वहीं पे खत्म करके अंदर आते हो, तो आपका आपके भगवान से मिलन है, और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है जो आपको इंटरप्ट करेगी। आप जब बाहर होते हो तो बहुत चीज़ें होती है इंटरप्ट करने के लिए। और दूसरी, मैंने ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी पढ़ी है, उस भगवत गीता में था, एक लाइन लिखी थी, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो ना, तो आपके पास इतनी सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ना, मन में भी आएंगे और फिजिकली भी आएंगे, कि आपको वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल लगेगा कि आप बोलोगे कि ये तो कुछ है ही नहीं, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। और एक टाइम पे कॉन्ट्राडिक्ट करना ही भगवान की इच्छा है, कि आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तभी तो आपको सच्चाई पता चलेगी। जब तक आप अगेंस्ट नहीं गए, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो मुझे लगता है कि किसी के थ्रू जाना, बहुत ही जल्दी जाना, तो वो टेम्पल है। मैं अगर टेम्पल मैं इसलिए पसंद करती हूँ, मुझे सही में फील होता है एनर्जी, मुझे बहुत, मेरे को बहुत सिक्योर, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद से मिलने जा रही हूँ वहाँ पे। मंदिर की जब मैं वो घंटियाँ सुनती हूँ, या मैं इवन गर्भगृह में भी जाओ ना, तो आपको अंदर से लगता है कि यार कुछ तो है। मैं इसमें बोलना चाहूँगा, जब मैं पिछले साल बनारस गया था, तो वहाँ काफ़ी सारे मंदिर घाट घूमे। तो दूसरे दिन, महाशिवरात्रि के दिन, मौका अच्छा मिला कि मैं काशी विश्वनाथ नहीं, काल भैरव के मंदिर गया। वो वाइब इतनी हैवी थी, वो पहली बार मैंने फील किया कि किसी मूर्ति को देख के, काल भैरव की जो मूर्ति थी वहाँ, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो आंखों में देखते देखते, मैं बड़े खराब शब्द यूज करूंगा, लेकिन वो मूर्ति जब आपको देख रही होती है, वो आपको आंखों आंखों देखने में नंगा कर देती है। वो आपको पूरा फील करा देती है कि मतलब आप अंदर से क्या हो, आप क्या हो इनके सामने करके। तो वो ऑरा, वो पावर बहुत ज्यादा हाई लगती है वहाँ की। वो एक्सपीरियंस बहुत हैवी था वहाँ का। जब मैं अंदर एंटर किया, काल भैरव की मूर्ति आगे से लगी हुई है और मैं हाथ जोड़ के खड़ा था। बस मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ प्रार्थना नहीं करी, मैं बस देखा, मैं मूर्ति को देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख रहा है, और बस हो गई ये बात है। और बहुत हेवी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं जब बाहर आया वहाँ से, तो बहुत एक रिलैक्सिंग सा, और प्लस ऑरा जो मैंने फील किया अंदर का, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल था वहाँ का। जब ऐसी बात आती है भगवान से रिलेटेड, तो एक थॉट मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हिट करता है कि क्या कहते हैं, देखो भगवान, मैं इतना कोई बड़ा नहीं हूँ कि किसी बात को इतना चैलेंज करूँ, कि मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, एक इंसानियत बनी रहे, या लोग एक गुड फेथ रखें किसी भी चीज़ में, या फिर आप कुछ गलत करने से पहले ये सोचो कि ऊपर कोई है। ऊपर तो कोई नहीं है बाय द वे, बट आपके माइंड में इस बात का डर रहे कि कोई तो हमें देख रहा है। एक डर का फैक्टर है। हाँ, एक डर का फैक्टर है कि कोई हमें देख रहा है, जो हमें इस चीज की सजा बाद में देगा। तो मुझे लगता है कि एक गुड फेथ भी, कि अगर आप कभी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो, या बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हो, या हार मान चुके हो, होप्स खो चुके हो अपनी लाइफ में, तो भगवान एक पाथ हो सकता है आपकी होप्स को दोबारे से रिलीव करने के लिए। इन फैक्टर्स में मैं सोचता हूँ कि हाँ, भगवान हो सकते हैं। जो लोग क्या कहते हैं डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं कि क्या कहते हैं वो बहुत हंस रहे हैं, या कहीं अच्छी जगह बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जो उन्होंने उस टाइम पे फील नहीं करा, जो मूव ऑन करा रहा है उनको उस चीज़ से। तो मैं भगवान को ऐसे ही देखता हूँ कि ये एक
ऐसा सिस्टम है जो इंसानियत भी बनाए रखना चाहता है, गुड फेथ भी रखना चाहता है, और इस वे में जो लोग गलत कर रहे हैं उनके मन में एक डर भी बनाए रखना चाहता है कि आपको इन सब की सजा कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। ये एक रीजन हो सकता है भगवान को मानना ना मानने के लिए, लेकिन ये मेरे को बड़ा बेकार सा पॉइंट लगता है, क्योंकि मतलब ये है कि तुम सिर्फ डर के वजह से उस आस्था में बिलीव करते हो एक तरीके से। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नहीं देख रहा होता मुझे, तो फिर मैं अब जो खुल के चाहता था, मैं कुछ भी गलत चाहता था या अच्छा चाहता था वो मैं करता, लेकिन मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि वो मुझे देख रहा है या कोई तो है जो मुझे जज करेगा या इसका पनिशमेंट देगा या रिवॉर्ड देगा। तो उस सेंस में अपनी काफ़ी सारी चीज़ें आप वो सोच समझ के चीज़ें या जो आपका काम है वो आप नहीं करते हो, या वो आप अलग तरीके से करते हो बस एक डर की वजह से। तो अगर मतलब अगर नहीं है कोई बाय द वे देखने वाला, जैसे कहा जाता है ना कि एक किसी इंसान को मास्क पहना दो, उसका एक असली रंग निकल जाएगा, कि जब उसको कोई जज करने वाला है या पता नहीं होगा कि वो ये है, तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे खराब लगती है। इसे ऐसे नहीं, ये बात तो वन ऑफ द रीज़न है कि जो गलत कर रहे हैं उनके मन में ये डर तो होना ही चाहिए कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, और जो लोग गलत करने का सोच भी रहे हैं तो उनके मन में भी ये डर रहना चाहिए। मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ ये बात। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भगवान को सिर्फ डर, कुछ गलत ना करने के डर से ही हमेशा याद किया जाए। मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अच्छाई होने का रास्ता भी क्या पता भगवान हो, कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मे बी कहीं ना कहीं ये हमसे करवाया गया हो या जो भी हो। मैं क्योंकि ये सारी बातें सम अप करके अभी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उस वाइब में चले गया कि तुम लोगों की बातों से कि भगवान है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सब होना चाहिए, मानना चाहिए, तो मैं उसके बेसिस पे ही ये थॉट प्रोसेस ला पा रहा हूँ। नहीं तो कंप्लीटली मेरा तो इतना कुछ ऐसे एज इन है नहीं थॉट की क्या कहते हैं भगवान है नहीं है, रिलीजियस नेचर वट एवर जो भी है, बस मैं इसको इसी वे में लेके चलता हूँ कि कोई तो हमें देख ही रहा है एट द एंड। मुझे ये लगता है कि आप अगर शुरू से ही गलत कर रहे हो ना, तो शुरू से ही आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन आता है। जैसे ही आप गलत करते हो, बचपन से ही पेंसिल छोड़ ली छोटी छोटी बातों में, तो अंदर से एक रियलाइजेशन आ जाता है कि आपने गलत करा है। और जब हम इस थॉट को इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं दिमाग से कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी लाइफ चलाऊंगी या मैं नहीं सोचूंगी, तो हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस हैं वो और कम हो जाते हैं, हम ईविल साइड में ज़्यादा आते हैं। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम खुद में देखते हैं ना, ह्यूमैनिटी और ईविल साइड में आने का, और ईविल से वापस ह्यूमैनिटी और पीस में आने का, तो वहाँ पे मैं जज कर सकती हूँ कि हाँ कोई तो है जो मुझे इस तरफ खींच रहा है, मुझे बता रहा है कि नहीं ये गलत है। अंदर से मेरे को रियलाइजेशन हो रहा है, और मैं इस पे पूरा बिलीव करती हूँ कि अगर किसी ने गलत करा है, वो कितना भी बड़ा मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, या उसने कितने भी जेनोसाइड्स करे हो, मास पॉपुलेशन को ख़त्म करा हो, अंदर एक रियलाइजेशन आती ही है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो होप कभी नहीं जाता, और ये डर कभी नहीं जाएगा कि तुमने इतना गलत, वो हमेशा डर में रहता है वो इंसान कि आज ना कल मेरे साथ गलत होगा, और उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है कि देखा जाएगा, वो कर लेता है एक्सेप्ट। तो वो चीज़ है, अगर वो एक्सेप्ट भी कर पा रहा है और उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है दिमाग में सोच के, तो कुछ है भाई, तभी तो तुम लड़ रहे हो अपने दिमाग से। देखो ये सारी बातें तो क्या कहते हैं इस पे बात होने की वजह से निकली है कि भगवान है या नहीं है। एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है इसके पीछे, कि जब आपको किसी बात की नॉलेज ही नहीं होगी, जब हमें इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, और कंप्लीट नॉलेज हम कभी अचीव नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। हमारी जितनी नॉलेज है वही हमें ये थिंकिंग या ये थॉट प्रोसेस पे ला पा रहा है कि हम उसे सही है गलत है बोल पा रहे हैं, जस्ट इस बेसिस पे कि हमने कितना कुछ सीख करा है, उसके बेसिस पे ही हम बोल पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक हमने इतना कोई बहुत ऐसा रिलीजियस सा मिरेकल मैंने अभी तक नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोगों ने देखा हो या फिर आपके कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस होंगे तो आप उसके बेसिस पे आप उस साइड ज़्यादा चले गए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन से हमें भगवान के बारे में पता चल गया या हमें पता हो। हमने क्या कहते हैं सीरियल्स देखना शुरू करे घर वालों के साथ बैठ के, रामायण महाभारत, पूजा पाठ करनी शुरू पूजा पाठ करवाई गई स्टार्टिंग पे, हम खुद से कभी नहीं गए उस पे। मतलब ये है कि हमें भगवान सौंपे गए या हाँ, बताए गए। हाँ कभी, बताया गया कि इन्हें रिस्पेक्ट करनी है। हाँ ये हम कभी खुद से हमने रियलाइज ही नहीं करा
और मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी रियलाइज़ करा होगा। अब मेरी जितनी समझ है मैं उसके हिसाब से ही बोल पाऊँगा। अब मुझे जो पता होगा मैं उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ कि भगवान है, उनकी पिक्चर ऐसी है, वो आइडियल है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म ये है, 3 देव हैं, जो भी है ये हमने सुना तभी हम इस पे बात कर पा रहे हैं। अगर आप भगवान को मानते हो, आप इसलिए मानते हो क्योंकि आपने कुछ वैसा मिरेकल सा अपने किसी पास्ट में एक्सपीरियंस करा। आप क्या कहते हैं, देखो कोई भी चीज़ हो ना, वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से या फिर किसी हैबिट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी हो, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो, बहुत सारे पास्ट इवेंट्स देख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड उस तरीके से प्रोसेस करेगा। समझ रहे हो कि क्या कहते हैं, जैसे मैंने हर दिन सुबह उठ के मंदिर में जाके हाथ जोड़े, प्रे करा, और मैं दिन में एक ना एक बार इनकी तरह चैंट करने लग गया, और उसके बाद जो भी मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है मैं उसका क्रेडिट खुद ना लेके भगवान को सौंप दूंगा। क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा सिखाया गया होगा कि अगर तुम भगवान को प्रे करोगे ना, वो आज नहीं आ रहा है तो बट एक ना एक दिन आपके पास पक्का आएगा। वो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें उस फॉर्म में मिल जाएगी अगर आप प्रेज वगैरह जो भी करोगे। तो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, ये सब हमारे दिमाग में डाला गया है तभी हम ऐसे सोच पा रहे हैं। मैं अपना कहूँ तो मेरा ऐसा है कि मेरी डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहती है, जैसे जैसे नई एक्सपीरियंस या नई नई चीज़ें सीखी। बचपन में मैं भगवान को एक अलग फॉर्म में मानता था, कुछ मैंने और चीज़ें पढ़ी तो मेरे को भगवान की एक ऐसी इमेज पोर्ट्रे हुई, मैंने कुछ सीरियल देखे तो अब राम भगवान मेरे मन में वो स्टार उत्सव महाभारत वाले जो जो है वो श्री कृष्ण है और राम भगवान है, रामायण वाले वो वाले बिछे हुए हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे पर्सपेक्टिव डेवलप होता गया तो अब मैं फिलहाल के लिए जो मेरी थॉट प्रोसेस है भगवान को लेके, मैं वो ये मानता हूँ कि भगवान एक आइडल फॉर्म है किसी भी चीज़ का, जिस तक मैं पहुंच नहीं सकता, जिस तक मैं बन नहीं सकता, लेकिन मैं उसको आइडलाइज करता हूँ कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आपका पर्सपेक्टिव इवॉल्व हुआ है भगवान को लेके, लेकिन बेस सेम है। बेस का मतलब मेरा ये है कि बिलीव तो करते हो ना, बिलीव इस सेंस में कि यार है तो है, आपका पर्सपेक्टिव इवॉल्व हुआ होगा, लेकिन वो बेस मुझे नहीं लगता डगमगाया होगा कहीं भी। नहीं, मेरे हिसाब से बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ कहूँगा कि अगर है भी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं भी है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो मैंने आइडलाइज किया है जो फॉर्म भगवान का, वो अगर है फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा एक पर्सपेक्टिव धीरे धीरे इवॉल्व होते जाता है तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा कि आज मैं भगवान को ऐसे सोच रहा हूँ, क्या पता मैं 5 साल बाद भगवान की मेरी डेफिनेशन ही कुछ और हो। इवॉल्व तो हम इंसानों के साथ भी होता है। पेरेंट्स को हम शुरू में किसी और नज़र से देखते हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं तो हम एक रिस्पॉन्सिबल वे में से देखते हैं कि यार इन्होंने इतना करा, इतना, वो हमें समझ उस टाइम नहीं होती। तो सेम भगवान जी भी तो बेस है ना, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही है शुरू से अभी तक। मेरा मे बी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, लेकिन जैसे हम पेरेंट्स के लिए इवॉल्व होते हैं, पर्सपेक्टिव हमारा पेरेंट्स की तरफ चेंज होता है, वैसे ही भगवान है मेरे पर्सपेक्टिव में कि लव वही है, केयरिंग वही है, बस हम इवॉल्व हुए हैं। हाँ, फिर यही चीज़ है ना कि आपकी डेफिनेशन कैसे कैसे इवॉल्व होती है। पहले आप भगवान को ऐसे देखते हो, धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ आप पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, एब्जॉर्व करते हो, फिर आपकी डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर होती है और ज़्यादा रिफाइन होती है। धीरे धीरे जाके मेरे ख्याल से विद एज या विद टाइम मैं कहूँ कि जो आज की मेरी डेफिनेशन है वो शायद नहीं रहेगी आज से 5 या 10 साल बाद। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। मैं आज मानता हूँ, या जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये सेम थिंकिंग मेरी आने वाले 5 सालों में नहीं होगी। और ये वैसे होना भी चाहिए ऐसा। हाँ जी, चेंज तो इन्वायरमेंट का सबसे फर्स्ट रूल है कि चेंज तो आता ही है हर चीज़ों में। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही लें जैसे अभी जितनी नॉलेज है। मेन चीज़ ये रखेंगे, फोकस इस पे करेंगे कि हम खुद से अनइंटेंशनली या इंटेंशनली किसी को हर्ट ना करें। हाँ, लास्ट एट द एंड हमारा यही रहेगा कि हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से किसी सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। हाँ, जैसे हम विद एक्सपीरियंस बोलते हैं, या जैसे मैंने अभी गलती से वर्ड यूज़ किया कि विद एज, या जैसे जैसे मैं बड़ा होते जाऊंगा मेरी डेफिनेशन चेंज होते जाएगी। लेकिन मैं एक ये चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि मैंने बहुत से बेवकूफ़ लोग विद एज बेवकूफ़ ही देखे हैं। अब आप वो बोलो कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का या एक्सपीरियंस है, लेकिन बेवकूफ़ लोग भी बूढ़े होते हैं, ये चीज़ होती है। वो वाली बात है ना कि क्या कहते हैं, एज के साथ जरूरी नहीं है कि समझदारी भी ग्रो करते रहे। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रोथ, अपनी सेल्फ ग्रोथ कैसे करते हो।
कितना आप समझ रहे हो, कितना आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हो, कितना आप अपनी मिस्टेक्स को जल्दी मतलब ये कर रहे हो कि हाँ यार मैंने यहाँ गलत किया, मुझे इम्प्रूव करना है। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन होना तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे भगवान वाले टॉपिक पे ये चीज़ लगता है कि आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे वो पोजीशन, या आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाओगे। बस आप बढ़ते हाँ। जाओगे और इसी चीज़ में आप कभी ना कभी ख़त्म हो जाओगे, लेकिन पहुंच नहीं पाओगे, ये मुझे लगता है ऐसा। जन्म जन्म लेने पड़ता है। जैसे अभी की बात ले लो, हमने इतनी सारी बात कर ली तो इतनी सारी नॉलेज भी गेन कर ली भगवान से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तुमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करे, इन्होंने अपने करे, मैंने नए बिल्ड करे आपके साथ बैठ के। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई मेरे से सवाल करेगा तो मे बी मेरी एक क्लियर पिक्चर निकल के आएगी कि मैं क्या सोचता हूँ। अभी आपने रैंडमली मेरे से बोल दिया कि आंखें बंद करो तो कौन दिखता है। मे बी जब मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज़ मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बहुत अच्छे से जवाब दे पाऊंगा उसका, कि मैं क्या सोचता था और मैं क्या सोचता हूँ और मुझे क्या बोलना चाहिए। एक जो मैं कह रहा था कि कोई ऊपर से हमें देख रहा है तो हम कुछ भी गलती करने से पहले सोचते हैं, या एक डर का माहौल रहता है, वही सेम एज इट इज़ आज की जनरेशन में कैमरा है। जैसे कैमरा किसी के सामने आ जाता है, लोग अपना ट्रू सेल्फ थोड़ा छिपाना चाहते हैं, अपनी खुल के पर्सनैलिटी सामने पोर्ट्रे नहीं कर पाते। कुछ इनसिक्योरिटी रहती है वाली बात। इनसिक्योरिटी कह लो, या किसी से कोई क्लासेस, या फिर कोई आपको क्रिटिसाइज कर देगा, फेयर ऑफ जजमेंट हो गया। तो मुझे लगता है ये अभी थोड़ा मॉडर्न वे हो गया है। अभी आजकल क्या कहते हैं, जैसे भगवान देख रहे हैं की जगह हमें कैमरा देख रहा है, अभी हो गया आजकल। तो इसमें यही बोलूँगा कि क्या कहते हैं, जब कोई देख रहा होता है उसी टाइम अच्छे बनने से अच्छा जब कोई नहीं देख रहा है तब भी अच्छे बनो। और कहीं मैंने यही सुना था पॉडकास्ट में कि सबसे दुख वो चीज़ देती है, वो झूठ हमें सबसे ज़्यादा दुख देता है जो हम दूसरों को नहीं खुद को बोलते हैं। वो दुख हमें ज़्यादा गिल्ट देता है। मुझे ऐसा लगता है दुख या सुख जो भी बोलो, जब भी मैं आ जाता है कहीं भी, स्वार्थ आ जाता है मतलब, तो दुख वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे एक हाँ, बुद्ध जब की हम टीचिंग में एक लाइन थी कि कुछ जगत दुख है करके, मतलब लाइफ इज सफरिंग करके कुछ एक उनकी फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छा भी कर रहे हो तो आप किसी के लिए भी अच्छा करो, सेल्फलेसली भी अच्छा करो, लेकिन घूम फिर के ये बैक ऑफ माइंड ये रहता है कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा या मैंने अच्छा किया, तो ये अपने लिए, किसी और के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, ये अपने लिए ही अच्छा कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि हम अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि बाद में हमें भी अच्छा मिले। नहीं, हमें भी अच्छा नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप हमें भी अच्छा मिले। आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो आप अपने को खुश करने के लिए अच्छा कर रहे हो, ये करके आपको खुशी मिल रही है वाली बात है ना, ये भी तो एक तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट ही है। एक लाइफ एक्सेप्टेंस भी तो सिखाती है कि दुख हो सुख हो हमें तो चलते रहना है। मैं अब मेरे साथ अभी गलत हो रहा है तो मैं नेगेटिव थोड़ी सोचूंगी यार अब तो मर गई, अब हो गया खत्म, यहीं पे मार दूं सबको, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो एक्सेप्टेंस तो लाइफ सिखाती है कि हाँ ठीक है आज दुख है कल तो सुख हो गई, अभी सुख चल रहा है तो कल दुख फिर आएगा, वो तो जर्नी है। पार्ट ऑफ लाइफ है वो तो। हाँ टू वो क्या बोलते हैं उसको, एक स्वॉर्ड के दो एज है। एक कॉइन के ही है। एक कॉइन के दो फेसेस है। और कुछ बोलना चाहता हूँ? टाइम हो गया। रैप करें इसे? रैप कर लो। तो ये मोटी मोटी हमारी पूरी कॉन्वर्जेशन रही, खिचड़ी टाइप बनाई हमने शायद, कभी किसी टॉपिक पे तो कभी किसी टॉपिक पे जम करते हुए। तो मैं जानना चाहूँगा मेरे दोनों गेस्ट का एक्सपीरियंस कैसे रहा, पहली बार पॉडकास्ट या पहली बार एज अ इंटरव्यू सेशन के तौर पे। इंटरव्यू भी नहीं कहूँगा मैं ऐसे एक तरीके से रैंडम चिट चैट कहूँगा, जितना हमारे दिमाग में था या जो हम कहना चाहते थे। अगर इसमें किसी को ठेस पहुँचती है किसी बात से तो We are really sorry. वी आर नॉट सॉरी, वी आर लर्निंग। वही कि हम अपने आप को समझदार नहीं समझते सबसे पहले। हम बस वो उन्हीं में से हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के हम सेम फेसेस हैं जो अभी ऐसा सोच रही है। तो वही थॉट प्रोसेस है जो अभी के एज में हमारे पास जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे ही बोल रहे हैं, कुछ एडिशनल नहीं बोल पा रहे क्योंकि इतना कुछ पर्सनली उस चीज़ में घुस के उस चीज़ को नहीं सीखा है। मेरा तो यही कहना है कि मैं दो समझदार का उल्टा क्या होगा, ना समझ, बेवकूफ़ तो बहुत नेगेटिव में चले जाए। हाँ, ना समझ कह सकते हैं कि उनके साथ बैठ के मैं भी ना समझ बनना चाहता हूँ। और उसमें अच्छा भी है कि क्या कहते हैं, जब आप ना समझ बनोगे, जब आपका कप खाली होगा तभी आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर पाओगे। तो मैं जस्ट इस होप से ही आया था कि मैं आज कुछ अच्छा सीखूंगा और मैंने सीखा भी। और पॉडकास्ट वाला जो भी ये थिंग थी वो काफ़ी टाइम से हमारे मन में थी कि हम करेंगे कुछ बातें
जो लास्ट रह जाएं यूट्यूब पे, जो हम बाद में इन फ्यूचर देखें और हंसें कि हमारी सोच उस टाइम पे कैसी थी और अब कैसी है। आई होप कि हमारी सोच एक पॉजिटिव वे में ही बढ़े और हम कुछ अच्छे समझदार से बन के निकले आगे। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। मैं एज अ इंट्रोवर्ट मैं बहुत कम खुलती हूँ लोगों के सामने, तो मेरे को ये भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला टू नो समवन न्यू, अच्छे से बात करी और मैं इतना खुल के बोल पा रही हूँ, ये मेरे लिए अचीवमेंट है किसी ऐसे इंसान के सामने जो मेरे लिए ओके नहीं है डे टू डे लाइफ में एकदम मिलूँ और बोल लूँ इस बारे में। तो या ये अचीवमेंट है मेरे लिए एंड आई रियली एंजॉयड इट, दिस पार्ट ऑफ माय कॉन्वर्सेशन। देखो लाइफ में अच्छा बुरा जो भी करना है करते रहो, होते रहेगा जो भी होना है, बट एट द एंड जब सो तो हैप्पी फेस के साथ सो। तो मैं यही कहूँगा कि चिल करो यार, बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आगे, एंजॉय करो अपने प्रेजेंट को। ओके, दिस वाज द पॉडकास्ट और एक कॉन्वर्जेशन मैं कंटिन्यू करने की और ज़्यादा कोशिश करूँगा और नए लोगों से बात करने की, क्योंकि जितना नए नए लोगों से हम बातें करते हैं उतना ही एक तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, कुछ चार बातें नई सीखने समझने को और ज़्यादा मिल जाती है। तो अब इसको हम यहीं पर ही रैप अप करेंगे और शायद अगर बंदर हल्ला ना करे और यहाँ के ओनर कुछ नहीं बोले, हमें ज़्यादा डांटे नहीं, तो अब इसे हम क्लोज करते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी फिर से एक नई वीडियो के साथ आने की। ओके, टाटा। कॉलेज खत्म होने के बाद ले रही है, कॉलेज खत्म होने के बाद ले रही है जिंदगी, ओ साली जिंदगी स्वाद ले रही है जिंदगी, ओ साली जिंदगी स्वाद ले रही